Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 61, प्रिया की तंज, जैकी का प्रिया की इंसल्ट करना, लालच। वहीं जैकी को तो इस वक्त राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस मेढक जैसे शक्ल वाले इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसकी बॉस को ऐसे देखने की, क्या उसे पता नहीं कि उसके बॉस की स्टैंडर्ड कितने हाई है। उसका तो मन कर रहा था राहुल की आंखें नोच ले, ऊपर से मोहिनी महाजन को देखकर इसे चुड़ैल वाली फीलिंग आ रही थी। जैकी ने जब देखा उसकी बॉस उसे कुछ जवाब नहीं दे रही है तो उसने मुड़कर देखा तो ईशानी उसके पास नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें फैल गई, ये बॉस अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए मुझे इस चुड़ैल के सामने अकेला छोड़कर। वही राहुल और मोहिनी जी को भी ईशानी का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा कि कैसे ईशानी उन्हें देखने के बाद भी उन्हें इग्नोर करके चली गई। फिर भी मेहरा फैमिली ने ईशानी को एक भी शब्द नहीं बोला, पर वो कर भी क्या सकते थे जब मेहरा फैमिली की ही ईशानी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है तो वो दोनों भला क्या ही कर सकते थे। तभी दादाजी ने जैकी को अपने पास बैठने को बोला तो जैकी भी उछलते हुए उनके पास बैठ गया। ऐसे भी जैकी को कब किसी की फिक्र थी जो वो आज करे। वो बैठ गया और बड़ी बेशर्मी से अपने सामने रखे प्लेट से स्वीट्स खाने लगा। वैसे भी उसका मूड आज खराब था क्योंकि उसके बॉस ने आज किसी और के लिए चॉकलेट लिया था, इसलिए उसे भी मीठा खाने का मन कर रहा था। वही जैकी को ऐसे खाते देख प्रिया का मुंह बन गया। उसे ये लड़का बिल्कुल पागल लगता था और जैकी ने पहले ही उसकी इंसल्ट किया था, जिस वजह से जैकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो एक्टिंग करते हुए बोली, तुम इतने मैनरलेस कैसे हो सकते हो? क्या ईशानी अपने आसपास ऐसे लोगों को भी रखती है जिनके अंदर कोई मैनर्स नहीं है? जैकी जो कि आराम से खा रहा था उसका हाथ रुक गया और परी की बातें सुनकर उसका मुंह बन गया और अंदर से उसे बुरा लगने लगा। जब से वो अपनी ईशानी बॉस से मिला था उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो जो चाहे उसकी ईशानी बॉस उसे करने देती थी। सच कहे तो ईशानी को वो भले ही बॉस बोल्ट था पर ईशानी और उसके बीच का रिश्ता बिल्कुल भी बहन जैसा था। ईशानी उसे अपनी छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी और वो भी ईशानी को हर बार अपनी बड़ी बहन की तरह जिद करता था। वो अपने अतीत को पूरी तरह से भूल गया था। जब वो 4 साल पहले ईशानी से मिला था तब उसकी जिंदगी कुछ और ही थी। ईशानी ने ही उसे जबरदस्ती पढ़ने को बोला पर उसे सिर्फ हैकिंग में इंटरेस्ट था, इस वजह से 2 सालों से उसने जिद करके ईशानी के साथ अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया था। पर आज भी ईशानी उसे कोई बड़ा काम नहीं देती थी। जैकी को चुप देखकर प्रिया ने उसकी और भी इंसल्ट करने के इरादा से बोली, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या, जब किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए? ईशानी कितनी बड़ी डॉक्टर है, अगर तुम उसके साथ रहते हो तुम्हें डाइनिफाइड होना चाहिए। क्या ईशानी ऐसे ही किसी को भी अपने साथ रख लेती है? क्या उसे अपनी रेपुटेशन चिंता नहीं है? घर के सभी लोग प्रिया की बातें सुनकर कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था मोहिनी महाजन और राहुल के प्रिया को कैसे डांटे। जो भी हो वो प्रिया के ससुराल वाले थे, अगर उन्होंने अभी कुछ कहा तो प्रिया की रेप्यूटेशन खराब होगी। दादाजी को भी प्रिया को जैकी को इतनी बातें सुनाना अच्छा नहीं लगा। वो जानते थे ईशानी अपने आसपास की लोगों की कितनी केयर करती है, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए वो कुछ बोलते। पर तभी सबकी कानों में जैकी की आवाज़ पड़ी। जैकी जिसे सब कुछ बर्दाश्त था पर जब कोई उसके ईशानी बॉस के बारे में बोलता था तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब प्रिया ने उसकी बॉस के बारे में बोली तो उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गैस में प्रिया की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, तुम मेकअप से पुती डायन जैसी शकल वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के बारे में बोलने की? मेरी बॉस तुम जैसी डायन से बहुत ऊपर है। मैं सालों से उनके साथ हूँ, आज तक किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला और तुम बेवकूफ़ गंदी लड़की मुझे मैनर्स सिखाओगी और ये बोलोगी? और तुम्हें क्यों मेरी बॉस की रेपुटेशन की चिंता हो रही है? तुम तो मेरी बॉस की पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। अगर मैंने अभी तुम जो बोल रही थी उस बारे में अपनी बॉस से कंप्लेन किया ना तो मेरी बॉस तुम्हें पर्सनल हेल भेज देंगी। हूँ इतना कहकर उसने अपना सिर झटक कर मुंह मोड़ लिया। घर के सभी लोग तो जैकी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ये ईशानी के सारे दोस्त असिस्टेंट सब ऐसे मुंहफट है क्या? वही प्रिया जो जैकी को भला बुरा कहकर खो हो गई थी, पर जैकी को अपनी इतनी इंसल्ट करता देख वो भी सबके सामने उसकी मुंह काला पड़ गया। वो अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाई और जैकी के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिया मेहरा की इंसल्ट करने की? मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ, तुम हो कौन? ईशानी की बस मामूली सी असिस्टेंट।
प्रिया को ऐसे चिल्लाते देख जैकी ने अपने कान पर हाथ रख लिया, फिर प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अगर मेरी कान खराब हो गई तो मेरी बॉस तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, और ऐसे भी मैंने सही तो बोला मेकअप वाली चुड़ैल। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? और मैं असिस्टेंट हूँ तो क्या हुआ, मेरी सैलरी तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा है, और मैं उनका छोटा भाई भी हूँ। मैं जो चाहता हूँ मेरी ईशानी बॉस मुझे दे देती है, पर तुम्हारी क्या, तुम प्रिंसेस हुई तो क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे जैसी लिमिटेड एडिशन कस्टम मेड कार भी नहीं है जैसा मुझे मेरी बॉस ने दिया है, वो भी 4 करोड़ का। तुम मुझे अपनी कार दिखाओ और मेरे साथ रेस करो। अगर तुम्हारी कार मुझसे बेहतर हुई तो मैं मान लूँगा कि तुम प्रिंसेस हो। इतना कहकर जैकी हंसने लगा। डे से कह रहा हो अब खुद की और इंसल्ट करानी है क्या? ये सब वो बहुत प्राउड से कह रहा था, जैसे कहना चाहता हो देखा मेरी बॉस मुझे कितना फेवर करती है। वहीं जैकी की बात सुनकर सबको जैसे चक्कर आ रहे थे। भले ही वो बहुत अमीर और पावरफुल थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि 4 करोड़ की कार बिना सोचे समझे खरीद कर गिफ्ट कर देंगे। भला वो अपने असिस्टेंट करोड़ों का गिफ्ट क्यों देंगे? वही प्रिया को तो अब शौक पर शौक लग रहा था। उसके पास इतनी महंगी कार भला कहाँ से होगी? उसके पास तो जो कार था वो जैकी के कार के आसपास भी नहीं था। अब तो उसका गुस्सा और जलन और भी बढ़ रहा था। उसे लगा नहीं था कि ईशानी के पास इतना पैसा होगा कि वो अपने असिस्टेंट को भी इतने महंगा कार देती होगी। सुकेत जी और आरती जी तो जैकी को देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या ये लड़का ईशानी के लिए इतना इम्पोर्टेंट जो ईशानी बिना सोचे समझे करोड़ों की गिफ्ट इसे दे देती है। ईशानी की चारों भाई तो जैकी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा थी जैकी को ईशानी भाई मानती है, जबकि ईशानी उन चारों को देखती भी नहीं है। उन्हें बहुत जलन हो रही थी कि उनकी बहन किसी और से इतना प्यार करती है, उसे गिफ्ट भी दे रही है। पर उन्हें पर था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही ईशानी को ऐसा बनने पर मजबूर किया था। वो तो राखी पर भी ईशानी के लिए गिफ्ट नहीं लाते थे। सबसे बुरा हाल तो इस वक्त मोहिनी जी और राहुल का हो रखा था। दोनों की आंखें लालच से चमक रही थी। उन्होंने खुद ही सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़कर प्रिया जैसी लड़की को चुना था। मोहिनी जी को बहुत अफसोस हो रहा था कि ईशानी जैसी लड़की को छोड़कर उन्होंने प्रिया जैसी गुड फॉर नथिंग क्यों चुना। अगर आज प्रिया की जगह ईशानी उनकी होने वाली बहू होती तो उन्हें कितनी फ़ायदा होता। जो लड़की बिना सोचे अपनी असिस्टेंट को 4 करोड़ का गिफ्ट दे सकती है, उसके पास कितना पैसा और पावर होगा, इस बात का तो वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। पर अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्हें पता था कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है, तो उसके पास पैसों की कमी तो नहीं होगी। अगर वो उनकी बहू होती तो सोसाइटी में उनका नाम ऊंचा होता, सब उन्हें सम्मान देते। जितना वो प्रिया और ईशानी की कंपैरिजन कर रही थी उतना उन्हें रिग्रेट हो रहा था। अब तो उन्हें प्रिया ईशानी के सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। काश जब ईशानी इस फैमिली में पहले आई थी तब उन्होंने उससे थोड़ी अच्छी से बात किया होता तो शायद अब भी एक चांस मिल जाता, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। राहुल के दिमाग में यही बात चल रहा था, अगर उसकी शादी प्रिया के बदले ईशानी से होती तो कितना अच्छा होता। वही प्रिया अपनी इंसल्ट सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए सबको देख रही थी कि शायद कोई उसके लिए कुछ बोले, पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसने राहुल को देख जिसकी नज़र तो उस पर थी ही नहीं, जैसे वो आपने ही सोच में गुम हो। सबका ऐसा रिएक्शन देखकर रिया ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच लिया और रोते हुए बोली, डैड, मोम, भाई आप सब देख रहे हैं ये लड़का किस तरह से मेरी इंसल्ट कर रहा है। इसने मुझे इतना सब कुछ बोला फिर भी आप सब चुप क्यों है? फिर राहुल की तरफ देखकर बोली, तुमने भी देखा ना कि ये कैसे मेरी इंसल्ट कर रहा है। पहले तो तुम मेरे लिए लड़ जाते थे, अगर कोई मुझे कुछ भी कहता तो अब क्यों चुप हो? वही रेलिंग से टिककर ईशानी और नंदिनी प्रिया की ड्रामा देख रहे थे। ईशानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं जैकी की बात सुनकर और उसे प्रिया को बेइज्जत करता देख नंदिनी को बहुत हंसी आ रही थी। देख, जैकी तो बेइज्जत करने में माहिर है, प्रिया को तो पता ही नहीं है कि वो किससे पंगा लेने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जैकी अपनी बातों से ही प्रिया को पागल बना दे। नंदिनी हंसते हुए बोली। ईशानी ने बस सिर हिला दिया। तो पीछे से काव्या बोली, कुछ भी कहो, मुझे तो जैकी को उस छिपकली की बेइज्जती करते हुए देख बहुत मजा आया। वहीं नीचे प्रिया अपनी आंखों में मगरमच्छ की आंसू लिए सबको देख रही थी। तभी समीर बोला, इसकी शुरुआत तुमने ही की थी प्रिया, ये घर ईशानी का भी है, इसलिए उसके साथ जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो कैसे बिहेव करना चाहता है।
तुम्हें क्या जरूरत थी उसे मैनर्स सीखने की और इतना सब कुछ बोलने की? उसे जो सिखाना है ईशानी सिखा देगी, तुम नहीं, इसलिए तुम्हें चुप रहना चाहिए था। समीर की बात सुनकर प्रिया गुस्से से भर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई उसे सपोर्ट करने की जगह उल्टा उसे ही सुना रहे हैं। चैप्टर 62 जैकी की बकबक। बेस में ईशानी। आपने भाई को खुद को छोड़ एक बाहर वाले का साइड लेते हुए देखकर प्रिया को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा और आंसू की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। जब आरती जी की नज़र प्रिया की रोते हुए चेहरे पर गई तो आरती जी को थोड़ा बुरा लगा। आफ्टर बचपन से प्रिया को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। आरती जीआई ने प्रिया को शांत कराते हुए बोली, बेटा तुम्हारा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम रो क्यों रही हो? वो तो बस तुम्हें समझा रहा है कि इसमें पहली गलती तुम्हारी, तुम्हें किसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपनी मोम की बात सुनकर प्रिया को बुरा तो लग रहा था, पर उसने आपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। आरती जी प्यार से उसका सिर सहलाने लगी तो प्रिया ने आपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया। वो और ज्यादा बोलकर फिर से सबके नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थी। ऊपर खड़ी ईशानी उन दोनों माँ बेटी की प्यार को अपनी खाली आंखों से देख रही थी। एक पल के लिए उसकी होंठों पर एक कड़वी स्माइल आ गई। ये दृश्य तो उसने पिछले जन्म में भी कई बार देखा था। ईशानी की गलती ना होने पर भी सब उसे ऐसे ही गलत ठहराते थे और प्रिया की झूठी आंसू से सब ऐसे ही पिघल जाते थे। ईशानी को तो याद ही नहीं कि कब इन लोगों ने उसे एक भी बार अच्छे से बात किया होगा। ईशानी मुड़ी और रूम की तरफ जाने लगी। नंदिनी और काव्य भी उसके पीछे पीछे रूम की तरफ चल दिए। वैसे भी कुछ देर बाद वो सब घर के लिए निकलने वाले थे। अब तो वो मुंबई में ही रहने वाले थे ईशानी के साथ, इसलिए ऐसे भी पांचों हमेशा मिलने ही वाले थे। नीचे मोहिनी महाजन जैकी की असलियत जानने के बाद उससे चापलूसी करने की कोशिश कर रही थी। वही जैकी ने मुंह बना लिया। उसे ये चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत से काफी बुरी फीलिंग आ रही थी। तभी सुकेत जी ने जैकी को देखकर पूछा, क्या तुम हमेशा ईशानी के साथ ही रहते हो? उनकी सवाल सुनकर जैकी अपना सीना गर्व से चौड़ा करके बोला, और नहीं तो क्या, मेरी ईशानी बोस सबसे ज्यादा मेरे साथ ही रहती है। फिर कुछ सोचकर अपना मुंह टेढ़ा करके बोला, हाँ नकुल भाई भी रहते हैं, इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं ईशानी बोस की नज़रों में सबसे बेस्ट हूँ। जैकी को तो बस हमेशा की तरह बड़ाई करना था, जो उसने बहुत ही प्राउडली कर दिया था। वही सभी घरवाले और दादाजी को भी जैकी की बातें सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि जैकी ये सब ऐसे बोल रहा था जैसे सब उसे शाबाशी देने वाले हो। तुम्हारा उम्र तो काफी कम लग रहा है, तो तुम पढ़ाई छोड़कर जॉब क्यों कर रहे हो? दर्शित ने पूछा। तो बाकी सब भी जैकी की तरफ देखने लगे। प्रिया की गुस्से और घृणा से जैकी की तरफ देख रही थी। वो तो चाहती थी कि जैकी ऐसा कुछ बोले कि वो उसका सबके सामने मजाक बना सके और अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। तभी जैकी दर्शित को देखकर अपनी दांत दिखाते हुए बोला, ही, क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस का है। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। तभी प्रिया बीच में बोली, इसका मतलब तुम एक गंवार हो और अपनी एजुकेशन पूरी नहीं किया है, तो फिर ईशानी ने तुम जैसे बेकार असिस्टेंट को कैसे रख लिया? उसकी बात सुनकर जैकी का मुंह बन गया। वो प्रिया को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, ओए मेकअप की दुकान वाली चुड़ैल, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं गंवार हूँ? क्या तुम्हारी स्क्रू ढीला है? फिर वो अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, ईशानी बोस ने तो मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बोला, पर मुझे सिर्फ हैकिंग से मतलब था, इसलिए मैंने जिद करके यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। इसलिए ईशानी बोस ने मेरे लिए स्पेशल ट्यूटर हायर किया था और वो खुद भी मुझे हैकिंग सिखाती थी, इसलिए मुझे आगे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और तुम बेकार किसे कह रही हो अकल की आंधी? मैं अपनी बॉस की ज़्यादातर काम को हैंडल करता हूं ताकि कोई भी बिना परमिशन की मेरे बॉस के पास ना पहुंच पाए, खास करके तुम जैसी डायन तो बिल्कुल नहीं। जैकी की बात सुनकर सब निशब्द हो चुके थे। वही प्रिया को फिर से अपनी इंसल्ट होते देख गुस्सा आ रहा था। तभी बाहर एक साथ बहुत सारी गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आई। सब कंफ्यूज थे, पर किसी को पता नहीं था कि बाहर कौन आया है। तभी बाहर से गार्ड आकर बोला, सर बाहर रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली के गार्ड्स आए हैं। तभी सीडीओ से ईशानी के साथ नंदिनी, रितिका, काव्या, अनुजा नीचे आए। तीनों की हाथों में बैग था। घरवाले तो पहले ही समझ चुके थे काव्या और अनुजा की फैमिली ने उन्हें लेने के लिए गार्ड्स और कार्स भेजा है। रितिका भी उनके साथ ही जाने वाली थी। वही मोहिनी जी और राहुल की आंखों में हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी।
जब से वो आए थे तब से ईशानी की चारों दोस्त ऊपर ही थे, इसलिए उन दोनों ने इन चारों को नहीं देखा था। तभी हॉल में दो गार्ड्स आ गए। जब उन्होंने ईशानी को देख तो उसके सामने झुक गए, क्योंकि उन्हें पता था ईशानी की रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली में क्या जगह थी। उन सबको तो ईशानी से कभी कभी डर लगता था। ईशानी ने उन्हें इशारा किया तो वो दोनों सीधे खड़े हो गए और काव्या, अनुजा और रितिका की बैग लेकर बाहर चले गए। ईशानी की तीनों दोस्त दादाजी के पैर छूकर बाहर चले गए, क्योंकि दादी माँ तो रूम में थी और उन तीनों ने उनसे आशीर्वाद ले लिया था। ईशानी और नंदिनी भी उनके साथ बाहर चले गए। जैकी भी उनके साथ ही बाहर चला गया, उसे भी अब यहाँ से फ्लैट जाना था। उन तीनों की जाने के बाद ईशानी और नंदिनी वापस आकर अपने रूम में चले गए। वही हॉल में सभी लोग अब भी सोच में गुम में। उन गार्ड्स ने जिस तरह ईशानी के आगे झुककर उसे ग्रीट किया, इससे साफ मतलब था कि जरूर वो ईशानी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। यही ख्याल मोहिनी जी और राहुल की दिमाग में भी चल रहा था। उन्हें अच्छे से पता था कि इंडिया में रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली का क्या रुतबा है। अब तो राहुल ने मन ही मन सोच लिया था कि वो कुछ भी करके ईशानी की दिल जीतकर उससे अपना बनाकर रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। ऐसे भी असलियत में तो ईशानी ही उसकी मंगेतर थी ना। थोड़ी देर बाद ईशानी और नंदिनी घर से बाहर निकल गए और कार में बैठकर मैंशन से बाहर चले गए। वहीं पीछे से एक कार ईशानी की कार का पीछा कर रहा था। ईशानी बखूबी उस कार को नोटिस कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं किया, बस शांति से चुपचाप ड्राइव करती रही। थोड़ी आगे जाने के बाद जैसे ही ट्रैफिक बढ़ने लगी, ईशानी ने अपनी कार को स्लो कर दिया तो वो कार भी थोड़ी स्लो हो गई। जब सिग्नल आया ईशानी स्पीड बढ़ाकर चली गई, पर रेड लाइट की वजह से ईशानी की कार का पीछा कर रही कार वहीं रुक गई। कार के 5 लोग बैठे हुए थे, सब नॉर्मल सिटीजन की तरह लग रहे थे, पर उनकी बॉडी और बैठने की स्टाइल को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स है। उनमें से एक ने कहा, अरे अब क्या करें, हम तो ईशानी मैम को फॉलो ही नहीं कर पाए, अब अगर सर हमें उनके बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। उसकी बातें सुनकर दूसरा आदमी बोला, लगता है आज भी उस दिन की तरह हमें कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा। वही ईशानी की कार में नंदिनी ने ईशानी को देखकर पूछा, वो कौन थे जो हमारा पीछा कर रहे थे, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी खतरनाक स्माइल करके बोली, नहीं, ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसे मेरी असली पहचान पता हो। अगर किसी को पता भी था तो अब तक तो वो सब नर्क में होंगे। हाँ, ये बात तो सही है, तो फिर वो कार हमारा पीछा क्यों कर रही थी। फिर कुछ सोचकर बोली, कहीं दादाजी ने हमारे पीछे जासूस तो नहीं छोड़े हैं ना जो हमें फॉलो कर रहे थे। उसकी बात सुनकर ईशानी नॉर्मल आवाज में बोली, नहीं, ये गार्ड्स विश्वंभर दादाजी ने नहीं भेजा है। इन गार्ड्स को भेजना और हमारा पीछा करना ये जरूर अविनाश दादाजी के काम होंगे। उसकी बात सुनकर नंदिनी हंसते हुए बोली, वाह क्या बात है, दादाजी ने गार्ड्स हटा दिया तो अब अविनाश दादाजी ने गार्ड्स लगा दिया पीछा करने के लिए। अच्छा है जो तुमने उन्हें चकमा दे दिया, नहीं तो वो सब कुछ अविनाश दादाजी के आगे उगल देते। फिर तो अविनाश दादाजी अगर एक बार शुरू हो जाते तो रुकने का नाम ही नहीं लेते और उनकी सवालों की झाड़ी का तुझे ही आंसर देना पड़ता। थोड़ी देर में ईशानी कार को मेन रोड से जंगल की तरफ मोड़ लेती है। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बेस के सामने आकर रुकती है, जहां ऊपर सिर्फ क्वीन लिखा हुआ था। चारों तरफ ब्लॉक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स खड़े थे। वो सब बहुत खतरनाक लग रहे, उन्हें देखकर ही एक बार में कोई भी डर जाए। उनके ड्रेस पर एक कोट का सिंबल बना हुआ था जो रेड कलर का था और उसके ऊपर बहुत यूनिक स्टाइल से क्वीन लिखा हुआ था। जब सबने ईशानी के कार को देख तो पहले उन लोगों ने उसे घेर लिया, क्योंकि ये कार उन्हें जानी पहचानी नहीं लग रही थी और ऊपर से अंदर कौन बैठा है दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां नकुल भागे भागे आया, क्योंकि ईशानी ने बस 1 मिनट पहले ही उसे मैसेज करके बताया था कि वो यहां आने वाली है, इसलिए उसे गार्ड्स को इन्फॉर्म करने का भी टाइम नहीं मिला। उसे नीचे आने के लिए ही 2 मिनट लग गए। नकुल को आते देख सारे गार्ड्स ने गन नीचे कर लिया। नकुल जाकर कार के पास खड़ा हो गया तो ईशानी और नंदिनी कार से बाहर आ गए। जब गार्ड्स ने ईशानी को देखा तो सब घुटनों पर बैठ गए। ईशानी का ऑरा हमेशा की तरह कोल्ड था। तभी उन गार्ड्स में से जो सबका उन सबका हेड था वो अपना सिर नीचे झुकाए ही बोला, माफ कर दीजिए क्वीन, हमें पता नहीं था कि आप आने वाली है। सारे गार्ड्स थोड़ा डर रहे थे। ऐसे तो ईशानी अपनी वफादार लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, पर उन्हें डर था कि कहीं उन पर गन पॉइंट करने की वजह से क्वीन उन्हें कोई सजा ना दे दे।
पर ईशानी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे भी पता था कि इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने ही आने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। ऊपर से वो अपनी गाड़ी नहीं लाई थी जिसे देखकर उसके गार्ड्स उसे पहचान जाते। ईशानी ने उनसे कुछ नहीं बोला और नकुल को इशारा करके नंदिनी के साथ अंदर चली गई। जैसे ही ईशानी वहां से गई तो गार्ड्स ने एक राहत की सांस लिया। नकुल ने भी उन्हें फिर से गार्ड करने के लिए बोलकर अंदर चला गया। चैप्टर 63 रिसर्च। ईशानी और नंदिनी पहुंचे राजवंश कॉर्पोरेशन। ईशानी ने सामने मेटेलिक डोर पर अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन किया तो एक रोबोटिक आवाज आई, वेलकम क्वीन। ईशानी बिना किसी इमोशन के अंदर चली गई। अंदर सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। अंदर गार्ड्स की जगह रॉबर्ट थे। नंदिनी ने पहले ही दिल्ली की बेस पर यह सब कुछ देख था, पर वहां पर भी इतने सारे रॉबर्ट्स और हाई टेक्नोलॉजी से बना गैजेट नहीं था। पर यहाँ तो सब ऐसे पड़ा हुआ है जैसे वो सब कोई कचरा हो। नकुल तो वैसे भी सब कुछ जानता था और ज़्यादातर काम भी वही संभालता था, पर कभी कभी तो वो भी अपनी बॉस की इंटेलिजेंस से हैरान हो जाया करता था। जितने भी 10 के आसपास छोटे छोटे रॉबर्ट थे वो भी अपनी रोबोटिक आवाज़ से एक्टिव होकर ईशानी को वेलकम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ईशानी, नकुल और नंदिनी ऊपर के फ्लो पर पहुंच गए जहां दो रॉबर्ट्स इंसानों की तरह क्लीनिंग इक्विपमेंट के साथ नीटली सब कुछ क्लीन कर रहे थे। इन सारे रॉबर्ट्स को 3 साल पहले ईशानी ने ही बनाया था और उनके अंदर सारे फीचर्स और प्रोग्राम भी ईशानी ने डाला था। और ईशानी के साथ काम कर रहे साइंटिस्ट भी इस बात से हैरान थे क्योंकि इतनी ज़्यादा रॉबर्ट्स इतनी हाई टेक्नोलॉजी और रेजिस्टेंस के साथ बनाना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए सब ईशानी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। आगे जाकर एक ग्लास डोर पर ईशानी ने फिंगरप्रिंट दिया। उस ग्लास डोर को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि उसके अंदर भी कोई रूम है क्योंकि वो डोर बिल्कुल बाकी की ग्लास वॉल की तरह ही लग रहा था। इस डोर के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। जो ईशानी की बहुत करीब है या तो उसके वो ट्रस्टवर्थी साइंटिस्ट जिन पर ईशानी ट्रस्ट करती थी। अंदर बहुत बड़ा लैब था। जैसे ही वहां काम कर रहे साइंटिस्ट और डॉक्टर की नज़र ईशानी पर गई तो वो दोनों आगे आ गए और ईशानी की तरफ देखकर ग्रीट करते हुए बोले, हेलो क्वीन। ईशानी ने बस सिर हिला दिया, फिर उन दोनों को देख बोली, क्या अपडेट है मिस्टर थॉमस। ईशानी की सवाल सुनकर वो साइंटिस्ट जिसका नाम थॉमस था वो पास रखा एक बटन प्रेस करता है तो उनके आगे एक स्क्रीन खुल जाती है। थॉमस उसे देखते हुए बोला, क्वीन ये रिसर्च 90% तक सक्सेसफुल हो चुका है, बस 2 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपने जैसा कहा था स्पाइन ग्रास की प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत आसानी से सारे हॉट पेशेंट को दिया जा सकता, ये आसानी से सर्वाइव की चांस को बढ़ा सकता है। तभी ईशानी ने कुछ सोच कर बोली, अगर हम उस आइलैंड पर और भी स्पाइन ग्रास को फार्मिंग के जरिए उगाए तो हम और भी कई सारी मेडिसिन और सीरम में उसे मिलाकर डेवलप कर सकते हैं। जितने भी अमाउंट का स्पाइन ग्रास बचा है उसे डेवलप के लिए रिसर्च करो और पता को ए बेस पर साइनस की एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ कि नहीं। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि ये मेडिसिन बहुत सारी आम इंसानों की जान बचाने के लिए काम आ सकती है। फिर ईशानी ने नकुल की तरफ देखकर बोला, हमारे आदमियों को काम पर लगा दो, मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए। वही ईशानी की बात सुनकर वहां खड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ईशानी को एडमिरेशन से देख रहे थे। वो तो पहले से भी ईशानी से बहुत इम्प्रेस थे। जब से उन लोगों ने ईशानी के साथ काम किया था तब से अब तक उन्होंने ईशानी को लाखों लोगों की मदद करते देख था, जिस वजह से उन्हें क्वीन के साथ और ज़्यादा काम करने को और सीखने को मोटिवेशन मिलता था। नो डाउट कि ईशानी उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उन्होंने ईशानी जितनी इतनी यंग और टैलेंटेड लड़की को कभी नहीं देखा था। जैसी मेडिसिन की नॉलेज ईशानी के पास थी उनमें से किसी के पास नहीं थी। भले ही ईशानी उन सब से काफ़ी छोटी थी पर ईशानी की इंटेलिजेंस और ज्ञान उन सब की सोच से भी परे थी। ईशानी भी उन सब को अपने साथ इसलिए रखती थी क्योंकि वो सब उसके लिए लॉयल थे। ईशानी एक स्क्रीन की तरफ गई और उसमें कुछ डेटा सेव करने लगी। फिर कुछ देर बाद ईशानी ने एक सीरम बनाया और लैब की अपनी पर्सनल लॉकर में रख दिया। उस लॉकर को सिर्फ ईशानी ही खोल सकती थी। ईशानी के अलावा यहाँ तक कि वहाँ काम कर रहा कोई भी इंसान उसे छू नहीं सकता था क्योंकि वो लॉकर सिर्फ ईशानी की आई स्कैनिंग करने से ही ओपन होता था। अगर कोई और उसे खेलन की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थोड़ी देर बाद तीनों बाहर चले गए। नकुल को भी कुछ काम था इसलिए वो भी उनके पीछे गार्ड्स को कुछ ऑर्डर देकर चला गया।
ऐसे भी जब से जैकी यहाँ आया था उसने उसे परेशान करके रखा था। एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा था जिस दिन जैकी ने उसे ताना ना मारा हो। ईशानी जैसे ही कार में बैठी उसे मोक्ष की तरफ से मैसेज आ गया। उसने मैसेज देखा तो अनायास ही उसकी होंठों पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि मोक्ष ने लिखा था, बेबी डॉल तुम ऑफिस आ जाओ मेरे साथ लंच करने, वरना मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना एक भी सेकंड नहीं रह सकता हूँ। ईशानी की वो स्माइल जिसे नंदिनी ने बखूबी देख लिया था, वो तो सोच रही थी ऐसा कौन है जिसने आइस क्वीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी फ़ोन निकला फ़ोटो खींचने के लिए, पर अफसोस वो ईशानी की फ़ोटो खींच पाती उससे पहले ही ईशानी का चेहरा पहले जैसा हो गया। तभी उसे याद आया, अरे अब तो उसकी इशू के पास दुनिया का सबसे हैंडसम बॉयफ्रेंड है ना, मिस्टर मोक्ष राजवंश। तो जरूर ईशानी उसकी ही बात सोचकर स्माइल कर रही होगी। ईशानी ने फ़ोन डैशबोर्ड पर रख दिया और ड्राइव करने लगी। तभी नंदिनी ने पूछा, क्या ये जीजू की तरफ से मैसेज था? हाँ, हम राजवंश कॉर्पोरेशन जा रहे हैं, ईशानी ने अपनी सर हाँ में हिलाते हुए बोली। ओह हो, तो मेरा शक सही निकला, तेरी चेहरे पर मुस्कान जीजू की वजह से आ गई थी। क्या बात है, मेरी माफिया क्वीन तो 17 साल की बच्ची की तरह ब्लश कर रही है, जैसा पहली बार प्यार में पड़ने वाले करते हैं। ईशानी की गाल सच में थोड़े लाल हो गए थे। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी ने घूरकर उसे देखा, फिर आपने ड्राइव पर फोकस करने लगी। वही राजवंश कॉर्पोरेशन में मोक्ष आपने फ़ोन को देख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी बेबी डॉल ने उसके मैसेज को देख लिया है तो वो बहुत खुश हो गया और अपनी बेबी डॉल के रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा, पर जब 5 मिनट तक भी उसकी बेबी डॉल की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसकी मुठिया भींच गई। उसने आपने वॉच को एक्टिवेट किया और अपनी बेबी डॉल आसपास के आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा, पर ईशानी मोक्ष को सरप्राइज़ देने के लिए वॉच की वॉइस डिवाइस को ऑफ कर दिया था, जिस वजह से मोक्ष को ईशानी की बातें और आसपास की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बेबी डॉल की लोकेशन चेक किया तो लोकेशन बहुत डिस्टेंस में शो हो रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा जरूर उसकी बेबी डॉल अपने ऑफिस की किसी काम में बिजी होगी, इसलिए उसने अपना लैपटॉप ऑन करके फिर से काम करने लगा। आधे घंटे बाद ईशानी की कार आकर राजवंश कॉर्पोरेशन के सामने रुकी। ज़्यादातर गार्ड्स और स्टाफ ईशानी के मास्क के बावजूद भी अब तक ईशानी को पहचान गए थे, क्योंकि बहुत बार नमन ईशानी को लेने आता था। वही नंदिनी चारों ओर देख रही थी। भले ही वो बड़ी बड़ी जगह पर गई थी, पर इतनी बड़ी कंपनी में वो कभी नहीं आई थी। पर जी कॉर्पोरेशन भी बहुत बड़ा था, पर राजवंश कॉर्पोरेशन की इंटीरियर डिज़ाइन जी कॉर्पोरेशन की इंटीरियर से काफ़ी डिफरेंट थी, इसलिए नंदिनी एक्साइटेडली सारे इंटीरियर को ध्यान से देख रही थी। क्योंकि उसे पॉलिटिक्स और बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थी और एक डिजाइनिंग कंपनी खोलना चाहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर किसी ने भी ईशानी को रोकने की कोशिश नहीं की। रिसेप्शनिस्ट ने नमन को कॉल किया था, पर ईशानी ने रिसेप्शनिस्ट से फ़ोन लेकर नमन को मोक्ष को उसकी आने के बारे में बताने से मना कर दिया। नमन भी ईशानी की बात मान गया, क्योंकि उसे पता था उसकी लेडी बॉस को उसे अपनी बॉस जितनी ही इज्जत देनी है, वरना उसके बॉस उसे पक्का नर भेज देंगे। ईशानी लिफ्ट की तरफ चली गई, नंदिनी भी उसके पीछे चली गई। ऐसे भी ईशानी की ऑरा और प्रेजेंस काफ़ी पावरफुल था कि कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। फिर भी लड़के अब भी ईशानी को मुड़ कर देख रहे थे। उन्हें तो पहले दिन से ही ईशानी पर क्रश था। ईशानी ने लिफ्ट में ही अपना मास्क निकल लिया। दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट से बाहर चले गए। नंदिनी तो सब कुछ देखते हुए जा रही थी ताकि वो फ्यूचर में इससे कुछ काम में ला सके। वो अभी चल ही रही थी कि किसी से जोर से टकरा गई। वो गिरने वाली थी कि ईशानी ने उसे संभाल लिया। जब दोनों ने सामने देखा तो एक लड़की नीचे गिरी हुई थी। नंदिनी उस लड़की को देखकर सारी बोलने ही वाली थी कि वो लड़की जल्दी से खड़ी हुई और गुस्से से नंदिनी को घूरते हुए बोली, हे यू इडियट, तुम अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। उसे ऐसे नंदिनी को डांटते देख ईशानी की आंखें बहुत कोल्ड हो गई। वही उस लड़की की तेज आवाज़ सुनकर सारे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के स्टाफ उन तीनों की तरफ ही देखने लगे। तभी उस लड़की के पास 3 लड़कियां आ गई और उस लड़की को चेक करते हुए एक लड़की जिसका नाम टीना था वो बोली, दीप्ति तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिर नंदिनी की तरफ देखकर बोली, तुम ऊपर देखकर चल रही थी क्या? तुम्हें पता भी है दीप्ति कौन है? वही सारे स्टाफ बस देख रहे थे, क्योंकि जब से दीप्ति आई थी हमेशा रॉब में रहती थी और सारे स्टाफ जानते थे कि वो वीरेंद्र रहाणे की बेटी है।
और राजवंश खानदान से उनका अच्छा रिश्ता है, इसलिए स्टाफ उसे कुछ नहीं बोलते थे, जिस वजह से प्रिया के अंदर और भी ज़्यादा अकड़ और घमंड आ गया था। तभी नंदिनी अपनी मुंह बनाते हुए बोली, वो कोई भी हो मुझे क्या वो कोई महान आत्मा है जिसे सबको उसका नाम याद रखना चाहिए। नंदिनी की जवाब सुनकर तो दीप्ति और भी गुस्से में आ गई। वही उसके पास खड़ी उसकी तीनों चमचियां टीना, रिया और समिता भी नंदिनी को गुस्से से घूरने लगे। समिता अगर आकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीप्ति की ऐसी इंसल्ट करने की, अगर वो चाहे अभी के अभी तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल सकती है, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी जॉब जा सकती है। उसकी बात सुनकर नंदिनी उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। जब वो यहाँ जॉब ही नहीं करती तो फिर ये पागल लड़की उसे जॉब से निकलने की धमकी क्यों दे रही है। चैप्टर 64 ईशानी ने मारा मोक्ष की बाहों में ईशानी, सबकी हैरानी। नंदिनी समिता को अजीब नज़रों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पागल लड़की है जो उसके जीजू के ऑफिस से ही उसे बाहर निकलने की धमकी दे रही है। वही दीप्ति लगा कि समिता की बात सुनकर जरूर ये लड़की डर गई होगी, इसलिए वो घमंड से अपना सिर ऊपर करके नंदिनी की तरफ देखने लगी। तभी टीना घमंड से बोली, ए लड़की चल चुपचाप दीप्ति से माफ़ी मांग, वरना उन्हें एक पल भी नहीं लगेगा तुझे इस ऑफिस से बाहर फेंकने में। अब तो नंदिनी को भी गुस्सा आने लगा था। उसने हुआ से उसे घूरते हुए बोली, तुम मुझे बाहर फेंकोगी, एक बार हाथ लगाकर तो दिखाओ, तेरे इस हाथ को काट दूंगी और तुझे टकली करके ऑफिस में घुमाऊंगी, देख लेना। उसकी बात सुनकर तो दीप्ति और उसकी तीनों चमचियों को गुस्सा आने लगा। दीप्ति को नंदिनी की कही बातें अपनी इंसल्ट की तरह लग रही थी। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे दीप्ति रहाणे को इंसल्ट करने की। जब से ईशानी और नंदिनी आए थे तब से दीप्ति नंदिनी और ईशानी की खूबसूरती खल रही थी। खास करके ईशानी की खूबसूरती देखकर तो उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। ओह मेकअप की दुकान, तुम जो कोई भी हो इससे मुझे क्या, मुझे तुम्हारा नाम जानने की इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नंदिनी ने अपनी मुंह सिकोड़ते हुए बोला। तुम दीप्ति इस वक्त गुस्से के मारे पागल होने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लड़की कौन है जो उसे दीप्ति को नहीं जानती। वही रिया, टीना और समिता को भी घुस आ रहा था। आसपास के सारे स्टाफ दीप्ति की बेइज्जती होते हुए देखकर अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे और दीप्ति और उसकी तीनों चमचियों की मजाक उड़ा रहे थे। दीप्ति ने भी उन सबको नोटिस कर लिया था कि कैसे वो सब उस पर हंस रहे हैं, इसलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रिया गुस्से से आगे बढ़ गई और नंदिनी के पास जाकर बोली, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें आज जरूर सबक सिखाऊंगी ताकि तुम फ्यूचर में कभी दीप्ति और हमसे ना उलझो। इतना कहकर उसने नंदिनी को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। ईशानी जो अब तक चुपचाप बिना इमोशन के खड़ी होकर उन सब का नाटक देख रही थी, क्योंकि उससे पता था नंदिनी अकेली उन सबको सबक सिखा सकती है, पर रिया को नंदिनी पर हाथ उठाता देख उसकी आंखें सर्द हो गई। उसकी आसपास का ऑरा बेहद खतरनाक हो गया। नंदिनी कुछ करती उससे पहले ही ईशानी ने रिया की हाथ को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि रिया को दर्द होने लगा। दर्द की वजह से वो रोने लगी और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी हाथ छोड़ो प्लीज़, बार बार कहने लगी, क्योंकि उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर ईशानी की पकड़ उसकी हाथ पर उल्टा और भी कसती जा रही थी। सब लोग शौक होकर ईशानी को देख रहे थे। रिया की आवाज़ से सब होश में आए। टीना और समिता हड़बड़ा कर रिया के पास गई और उससे ईशानी की हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर ईशानी की हाथ मानो किसी चुंबक की तरह रिया की हाथ से चिपक गए थे। तीनों अपनी सारी ताकत लगाकर भी ईशानी से रिया की हाथ को छुड़ा नहीं पा रहे थे। रिया की चेहरा दर्द से पिला पड़ गया था। उसे टीना और समिता की खींचने पर और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वही दीप्ति को लगा नहीं था कि ये लड़की इतना स्ट्रांग होगी। उसे इस वक्त ईशानी को मारने का मन कर रहा था। कोई इतनी खूबसूरत लड़की इतनी खूंखार कैसे हो सकती है। वही नंदिनी खुश होकर ये सब देख रही थी। उसे तो बड़ा मजा आ रहा था ईशानी उस लड़की को सबक सिखाते हुए देखकर। जब ईशानी की गुस्सा थोड़ी शांत हो गई तो उसने एक झटके से रिया की हाथ को छोड़ दिया। ईशानी की इस एक्शन की उम्मीद किसी ने भी नहीं किया था, जिस वजह से तीन जमीन पर पीठ के बल धड़ाम से गिरे। सबसे ज़्यादा दर्द में तो इस वक्त रिया थी। तीनों जल्दी से उठकर खड़े हो गए। भले ही तीनों को दर्द हो रहा था, पर जमीन पर पड़े हुए खुद को एम्बेरस करने से तो अच्छा है कि आपने दर्द को बर्दाश्त करे। तभी आपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए टीना गुस्से में ईशानी घूर हुए बोली,
क्या तुम्हें पता है कि दीप्ति कौन है? तुमने बिना जाने हमारे साथ दीप्ति भी ऑफेंड कर दिया। दीप्ति मोक्ष राजवंश की होने वाली वाइफ है और तुम दोनों राजवंश कॉर्पोरेशन में ही खड़े होकर उनकी होने वाली वाइफ को ऑफेंड कर रहे हो। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें सर्द हो गई। उसे भरोसा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, फिर भी उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके अलावा मोक्ष का नाम किसी के भी साथ जुड़े। वहीं उसकी बात सुनकर बाकी सारी स्टाफ ने भी मुंह बना लिया, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि उनके सीईओ कभी भी दीप्ति फेवर कर रहे हैं। उन्हें तो ये अफवाहें बिल्कुल झूठ लग रही थी। भले ही दीप्ति रहाणे फैमिली से हो, फिर भी उनके बॉस तो जाते हुए भी कभी इस लड़की को एक नज़र देखते भी नहीं थे। फिर भी सभी स्टाफ चुप रहते थे कि क्या पता ये सच भी हो और सच में उन दोनों परिवार की दोस्ती की वजह से दीप्ति ही आगे जाकर उन सब की लेडी बॉस बन जाए, जिस वजह से वो दीप्ति से नहीं उलझते थे। वही नंदिनी तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि उसके जीजू इस मेकअप दुकान की होने वाले हस्बैंड है। यार कितने मुश्किल से तो उसकी इशू मोक्ष जीजू से मिलकर इतनी खुश है, ये कहीं इस डायन की नज़र की वजह से उन दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए। वहीं दीप्ति तो काफ़ी खुश लग रही थी और घमंड से ईशानी की तरफ ही देख रही थी। उसे लगा ये जानकर कि वो मोक्ष की होने वाली बीबी है, ये लड़की अभी घुटने टेक कर उसे माफ़ी मांगेगी। पर जब उसने ईशानी को देख तो ईशानी अब भी उसी तरह इमोशनलेस आंखों से देख रही थी। ये देखकर दीप्ति को और भी गुस्सा आ गया। फिर वो ईशानी की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, हे यू, अब तो तुम दोनों को मैं अपने सामने घुटने पर बिठाकर माफ़ी मंगवाऊंगी। बस तुम दोनों देखो मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवाती हूँ। फिर कुछ सोचने एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ, अगर तुम दोनों अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने अपनी नाक रगड़कर माफ़ी मांगोगी तो शायद मैं तुमको जॉब से ना निकालूं। उसकी बात सुनकर उसकी तीनों चमचियाँ हंसने लगी। तुम कितनी काइंड हो दीप्ति, इन दोनों ने तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश किया और इसने होरिया के हाथ भी तोड़ दिया, फिर भी तुम उन्हें यहाँ जॉब करने का मौका दे रहे हो। उनकी बात सुनकर दीप्ति घमंड के साथ ईशानी और नंदिनी को देखने लगी, पर ईशानी की कोल्ड और खतरनाक आंखों को देखते ही दीप्ति की पूरी बॉडी जैसे कोलैप्स हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगी। तभी ईशानी ने अपने गुस्से को काबू किया और उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगी। पर दीप्ति भला उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती थी अपनी इतनी इंसल्ट के बाद। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईशानी को हाथ लगाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी ईशानी की ताकत को देख लिया था। वो रिया की तरह अपना हाथ नहीं तुड़वाना चाहती थी। पर दीप्ति को अपने सामान खड़ा देख ईशानी की आंखें और भी ज्यादा खतरनाक रही थी, जिसे सिर्फ नंदिनी महसूस कर पा रही थी। और ईशानी क्यों इतना घुस कर रही है वो ये भी जानती थी, क्योंकि ईशानी को मोक्ष के नाम को इस लड़की के साथ जुड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेरे सामने से हटो, ईशानी ने बहुत ही खतरनाक आवाज में दीप्ति को देखते हुए कहा। इस वक्त वहां का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। दीप्ति तो ईशानी की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर डर गई, पर वो हार नहीं मानने वाली थी। तभी ईशानी ने उसकी घुटनों पर एक जोर से किक किया, जिस वजह से दीप्ति दर्द से करहाते हुए जमीन पर घुटनों के बल धड़ाम से गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही ईशानी की इस हरकत से सब हैरान थे। टीना, रिया और समिता तो ईशानी को आंखें फाड़ कर देख रहे थे और सोच रहे थे क्या इस लड़की को पता नहीं दीप्ति रहाणे कौन है? क्या उसे डर नहीं कि दीप्ति को इस तरह मारकर वो अपनी ही बर्बादी और मौत को बुला रही है? वही बाकी सारे स्टाफ भी ईशानी के हिम्मत को देखकर हैरान थे। उन्हें ये तो पता नहीं था कि ईशानी कौन है, पर वो ये तो समझ चुके थे कि ईशानी कोई मामूली लड़की नहीं है, जरूर वो भी किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती होगी। फिर भी ज़्यादा कुछ बड़ा हंगामा ना हो जाए, इसलिए एक स्टाफ तुरंत नमन को इन सब के बारे में खबर करने चला गया। दीप्ति उसकी चमचियाँ उठाने कोशिश कर रही थी, पर दीप्ति की पैर में इतना दर्द हो रहा था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। इस वक्त उसे ईशानी पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था इस लड़की को जान से मार दे, पर अफसोस कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वहीं उस स्टाफ ने जाकर अब तक नमन को सारी बातें बता दिया था, जिसे मोक्ष ने भी सुन लिया था। मोक्ष ने नमन को इशारा किया तो नमन ने तुरंत उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज चला दिया। अपनी बेबी डॉल को देखकर मोक्ष एक पल बिना रुके बाहर की तरफ चला गया। नमन भी उसके पीछे चला गया और मन ही मन वो बस दीप्ति को कोसे जा रहा था। इस लड़की को चैन नहीं है, क्या ये काम करने आई है तो शांति से काम क्यों नहीं करती? क्या जरूरत थी उसे डेविल किंग की डेविल क्वीन को छेड़ने की?
वही ईशानी जाने ही वही थी, तभी मोक्ष वहां पर आ गया। मोक्ष को देखकर दीप्ति की आंखों में चमक आ गई। वो ऐसे ही रोते हुए कमजोर बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, देखो ना मोक्ष, ये दोनों बदतमीज लड़की पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट से है। पहले तो ये लड़की, उसने नंदिनी की तरफ इशारा किया और बोली, ये जानबूझकर मुझसे टकराई और मुझे नीचे गिरा दिया। जब मैंने उसे सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने मुझसे बदतमीजी की, जिस वजह रिया ने मेरा स्टैंड लिया तो इस लड़की ने उसकी हाथ ही तोड़ दिया। देखो कितने दर्द में है बेचारी। फिर जब मैंने उसे सवाल किया तो उसने मुझे किक किया, जिस वजह से मुझे बाहर दर्द हो रहा है। दीप्ति ने मासूम बनते हुए बोला, फिर जोर जोर से रोने लगी। उसे पक्का यकीन था कि मोक्ष उसकी बातों को जरूर मानेगा। आखिरकार थी तो वो उसके दादाजी की दोस्त की पोती, तो भला वो उसे छोड़कर इस एम्प्लॉय की बात भी क्यों सुने। ईशानी को देखते हुए वो मन ही मन देवी स्माइल कर रही थी, पर ईशानी अब भी इमोशनलेस वहीं खाद थी और मोक्ष को देख रही थी, जिस वजह से दीप्ति को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस दो कौड़ी की लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके मोक्ष को ऐसे देखने की। वही दीप्ति की चमचिया भी उसके साथ देते हुए कहने लगे, हाँ सीईओ सर, दीप्ति बिल्कुल सही बोल रही है, आप इन दोनों को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये दोनों ही बहुत बदतमीज है। वही बाकी सारे स्टाफ को ईशानी और नंदिनी के लिए बुरा लग रहा था। उन्हें पता था कि ये चारों बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पर वो कर भी क्या सकते थे। वो दीप्ति के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते थे। वही सारे मेल स्टाफ को ईशानी के लिए दर्द हो रहा था। वो सब नहीं चाहते थे कि इतनी खूबसूरत लड़की को कोई पनिशमेंट मिले। तभी मोक्ष चलते हुए दीप्ति की तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख दीप्ति खुश हो गई। उसे लगा मोक्ष को उसकी चिंता हो रही है, शायद इसलिए वो उसके पास ही आ रहा है। वो तो खुली आंखों से सपने देखने लगी और फिर नाटक करने लगी जैसे वो बहुत दर्द में हो, जो कि सच भी था। वो सपने देख रही थी कि मोक्ष उसे अपनी गोद में उठाएगा और उसकी केयर करेगा। पर उसकी सपनों को तोड़ते हुए मोक्ष उसे एक नज़र भी देखे बिना उसे जमीन पर छोड़कर क्रॉस करके आगे बढ़ गया। और अगले ही पल मोक्ष ने ईशानी के सामने रुका और उसकी हाथ पकड़कर उसे घुमाकर उसे अच्छे से देखने लगा। फिर उसने ईशानी को अपनी बाहों में खींचकर गले से लगा लिया। ये सब देखकर और अपनी बॉस की इतनी केयरिंग साइड देखकर तो सारे स्टाफ जैसे बेहोश होने वाले थे। सब आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहे थे। दीप्ति को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चैप्टर 65, नंदिनी की कंप्लेन। दीप्ति को पड़ी मार। दीप्ति को तो लगा था मोक्ष उसकी साइड लेगा और जरूर इस दो कौड़ी लड़की को सबक सिखाएगा, पर मोक्ष ने तो उसे एक नज़र देखा तक नहीं। उसे इस वक्त ईशानी से बहुत जलन हो रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो जगह उसकी होनी चाहिए थी। मोक्ष ने क्यों उस दो कौड़ी की लड़की को गले लगा रखा है। वहीं दीप्ति की तीनों चमचियां भी ये सब अपनी आंखें फाड़े देख रही थीं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। दीप्ति तो मोक्ष की क्लोज है, सबको तो यही पता है कि रहाणे फैमिली और राजवंश फैमिली दोस्त है, तो इस हिसाब से तो दीप्ति और उनकी बॉस भी दोस्त होंगे, इसलिए तो उनकी शादी भी होने वाली थी ना। तो फिर मोक्ष ऐसे सबके सामने दीप्ति को छोड़कर ईशानी को गले क्यों लगा रहे हैं। उन्हें अब थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर ये दोनों लड़की मोक्ष सर के खास हुए तो जरूर उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। मोक्ष ईशानी से थोड़ा दूर हुआ और उसे धीरे से बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो बेबी डॉल, और मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। ईशानी ने मोक्ष को प्यार से देखा और बोली, आई जस्ट वॉन्टेड टू सरप्राइज यू, इसलिए मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। उसकी बात सुनकर मोक्ष की होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे खुशी हुई कि उसकी बेबी डॉल उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वही आपने डेविल शैतान बॉस को स्माइल करते देख और उस लड़की को इतने प्यार से ट्रीट करते देख सबको चक्कर आ रहा था। ये उनका वही डेविल बॉस ही है ना। उनका बॉस तो लड़कियों के आसपास होने से भी चिढ़ जाए करते थे। आज तक जितनी भी लड़कियों ने उनके बॉस को सिड्यूस करने की कोशिश किया था या उनके करीब जाने की कोशिश किया था, उन्हें तो उनके बॉस से दुनिया से ही गायब कर दिया था। लगता है ये लड़की उनके बॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि यही उनकी फ्यूचर लेडी बॉस हो। सभी स्टाफ की नज़र फिर से एक बार दीप्ति और उसकी चमचियों की तरफ चली गई। दीप्ति की चेहरा और एक्सप्रेशन देखकर सबको हंसी आ रही थी। उन्हें दीप्ति इस वक्त किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी, जिसने खुद से ही खुद का मजाक बना लिया था। दीप्ति अभी की बेसुध बैठी मोक्ष और ईशानी को देख रही थी और उनकी प्यार भरी इंटरेक्शन को देख रही थी।
चोट तो उसे लगी थी, वो भी इतना कि वो उठ भी नहीं पा रही थी, फिर भी मोक्ष उसे संभालने की वजह सामने वाली लड़की से ही बार बार वो ठीक है या नहीं सवाल कर रहा था। ऊपर से सारे स्टाफ उसे इस वक्त अजीब नज़रों से देख रहे थे। प्रीति देख पा रही थी कि सारे स्टाफ उसकी इस हालत पर हंस रहे हैं। ऐसे भी जब से दीप्ति ने ज्वाइन किया था तब से सबको अपना रोब दिखाती थी, ऊपर से दूसरों से अपना काम भी करवा लेती थी, जिस वजह से सबको दीप्ति पर बहुत गुस्सा आता था। पर दीप्ति की हाई स्टेटस की वजह से वो लोग उसे कुछ नहीं बोलते थे। प्रिया की तीनों चमचियां भी प्रिया की वजह से हमेशा उछलती रहती थी और वो भी अपना काम दूसरों से करवाती थी और खुद तो दिन भर बस दीप्ति की चापलूसी में लगी रहती थी। तभी दीप्ति खुद को संभाल कर दर्द को नज़रअंदाज करके रिया की हाथ पकड़ खड़ी हुई, फिर मोक्ष को देखकर पूछा, मोक्ष ये कौन है? और मैंने आपको अभी बताया ना कि इस लड़की ने ही मुझे मारा है, देखो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, फिर भी आप इस लड़की को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसकी बात सुनकर मोक्ष और ईशानी दोनों ने उसे घूर कर देखा, फिर मोक्ष ने अपनी सर्द आवाज में कहा, मिस दीप्ति, लगता है आपको एक बार में बातें समझ में नहीं आती। मेरे आपने ही सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं, बेहतर होगा आप मुझे बॉस बोलिए, वरना अगले ही पल आपकी जबान आपके पास नहीं होगी। उसकी इतनी सर्द आवाज और धमकी को सुन एक पल के लिए प्रिया डर गई, फिर आपने आंखों से आंसू बहाते हुए खुद को लाचार और बेबस दिखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप भूल गए कि हमारे फैमिली कितने क्लोज है? तो फिर आप हमें ऐसे पराया कैसे कह सकते हैं? उसे इस वक्त अगर कोई और देख लेता तो जरूर उस पर अपना दिल हार जाता और हमेशा उस मासूम लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता, पर मोक्ष पर उसकी इस नाटक का कोई असर नहीं पड़ा। मोक्ष ने दीप्ति को देखकर डिस्गस्टिंग वे में कहा, मिस दीप्ति, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं कि आपकी फैमिली के साथ में क्लास हो। जितना मुझे याद है आपके दादाजी मेरे दादाजी के दोस्त थे, पर आपके दादाजी के जाने के बाद तो हम दोनों के परिवार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ना और ना ही मैं आपको और आपके फैमिली को ठीक से जानता हूँ। इतना के कर मोक्ष ने ईशानी को देख, जो बड़े प्यार से उसे देख रही थी, तो वो उसकी हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें अपनी हाथ क्यों गंदे किए? इन लोगों को छू कर सिक्योरिटी को बुला लेती, क्या तुम्हारी हाथ दर्द हो रहा है? ईशानी ने अपना सिर ना में हिला दिया, उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि मोक्ष कैसे उन सब की बेइज्जती कर रहा है। वही मोक्ष की बातें सुनकर तो सब दीप्ति और उसके दोस्तों के साथ पूरा स्टाफ ही जम गया था। मोक्ष तो दीप्ति और उसके चमचियों को किसी कचरे की तरह ट्रीट कर रहे थे। सारे स्टाफ को बहुत मजा आ रहा था दीप्ति की बेइज्जती होता हुआ देख। तभी नंदिनी जो साइड में खड़ी मजा ले रही थी, वो मोक्ष को देखते हुए प्यार से बोली, जीजू हम जब से यहाँ आए हैं ये चारों लड़कियों मुझे और इशू को परेशान किए जा रहे हैं। मोक्ष ने नंदिनी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब तक तो वो अपनी बेबी डॉल को देखने में इतना खो गया था कि उसकी नज़र नंदिनी पर गया ही नहीं था। पर नंदिनी का खुद को जीजू कहना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता चल गया कि जरूर ये उसकी बेबी डॉल के चारों दोस्तों में से एक होगी। नंदिनी ने रिया की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ये लड़की तो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है, इसने मुझे मारने के लिए भी हाथ उठाया था। फिर टीना और समिता की तरफ उंगली दिखाकर बोली, ये दोनों तो बहुत बड़ी पागल है, कह रहे थे कि ये मेकअप की दुकान। उसने दीप्ति की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, आपकी होने वाली है, भला ये मेकअप से पुती पूतना जैसी शकल वाली से आपका नाम ये कैसे जोड़ सकते हैं? ऊपर से ये चारों हमें जॉब से निकालने की धमकी दे रहे थे, जैसे ये ऑफिस उनका ही हो। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो गई। उसने घूर कर उन चारों को देखा तो चारों की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। मोक्ष का ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक था। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेबी डॉल के सिवा किसी और के साथ उसका नाम जोड़ने की? तभी नंदिनी ने आग में घी डालते हुए फिर से दीप्ति की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, और ये लड़की पता नहीं खुद को क्या समझती है, ये तो इशू को घुटनों के बल बैठकर उससे माफ़ी मांगने को कह रही थी। वही दीप्ति और उसके दोस्त और ज़्यादा डर गए, उन्हें मोक्ष की आंखों से बहुत डर लग रहा था। पर दीप्त को अभी भी एक विश्वास और घमंड था कि मोक्ष उसे कुछ भी नहीं करेगा। सामने खड़ी लड़की उनके लिए कोई भी क्यों ना हो, पर मोक्ष के एल्डर को वो पसंद थी, इसलिए तो शायद मोक्ष के दादाजी और दादी माँ ने उन दोनों के शादी के बाद चलते वक्त कुछ नहीं बोले थे। पर उसे कौन समझाए कि राजवंश फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, या वो सब तो मोक्ष को विला बुलाने के लिए और मोक्ष की मन की बात जानने के लिए बस दिखावा किया था। दीप्ति को ईशानी की खूबसूरती बहुत ज़्यादा खल रही थी।
एक लड़की बिना किसी मेकअप के सिंपल में भी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। फिर उसने सोचा शायद इस लड़की की खूबसूरती की वजह से ही मोक्ष उसके साथ है। अगर दीप्ति की मन की बात मोक्ष को पता चल जाती तो मोक्ष उसे अपने ब्लैक विला में फेंकवा देता या तो अपने जंगली जानवरों को खिला देता, क्योंकि उसे अपनी बेबी डॉल हर रूप में प्यारी लगती थी, क्योंकि वो ईशानी को दिल से प्यार करता था, जुनून और दीवानगी की हद तक। अब तो दीप्ति की मन में यही चल रहा था कि वो यहाँ से जाने के बाद में जरूर इस लड़की को एक अच्छा सबक सिखाएगी। अगर एक बार मोक्ष की फैमिली उससे इम्प्रेस हो गए तो मोक्ष को भी उससे शादी करनी ही पड़ेगी। पर तभी मोक्ष ने गुस्से में नमन को देखते हुए बोला, गार्ड्स को बुलाओ। उसकी इतनी भयानक आवाज सुन सब वहीं जम गए, बाकी का स्टाफ भी हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। नमन ने जी सर बोलकर हद बढ़ाकर तुरंत गार्ड्स को कॉल लगा दिया। अब तक तो उसे बड़ा मजा आ रहा था ये सब देखकर, पर अब वो समझ गया था कि जरूर अब उसके बॉस का गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है। उसने दीप्ति को देख फिर लाचारगी से अपना सिर हिलाकर मन ही मन बोला, आज तो ये लड़की गई काम से। तभी बाहर से कुछ गार्ड्स वहां आ गए तो नमन ने अपनी बॉस की तरफ देखा तो मोक्ष ने अपनी सर्द आवाज में बोला, इन चारों को तब तक थापड़ मारो जब तक ये बेहोश नहीं हो जाते। मोक्ष की बात सुनकर दीप्ति और उसके चमचियां डर से कांप गए। तभी दीप्ति मोक्ष को देखते हुए बोली, मोक्ष आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। वो आगे कुछ कहती उससे पहले एक लेडी गार्ड में उसे पकड़ लिया और दूसरे गार्ड उसे थापड़ मारने लगी। दीप्ति की आगे की बात तो उसके गले में ही अटक गई, उसका कान जैसे सुन पड़ गया था। दर्द से बस वो चिल्ला सकती थी, पर गार्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गार्ड बेरहमी से बस उसे थापड़ मारे जा रही थी। दीप्ति की दोनों गाल सूज गई थी, उसकी होंठों से खून बह रहा था। टीना, रिया और समिता तो दीप्ति की इस हालत को देखकर डर के मारे थर थर कांप रहे थे। वो वहां से भाग जाना चाहते थे पर एक एक गार्ड ने उन्हें भी पकड़ रखा था। चैप्टर 66, तेजस का नंदिनी पर लट्टू होना, मोक्ष ईशानी की वाइल्ड रोमांस। थोड़ी देर बाद जब दीप्ति से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बेहोश गई। उसे बेहोश होता देख उसकी तीनों चमचियां डर अब तो तीनों को ही बहुत पछतावा रहा था कि क्यों उन लोगों ने दीप्ति की वजह से इन दोनों लड़कियों से पंगा लिया। उन्हें तो लगा था दीप्ति और मोक्ष बहुत क्लोज होंगे, पर उन्हें क्या पता था इस गलतफहमी की वजह से वो इस तरह बर्बाद हो जाएंगे। तभी रिया, जिसकी हाथ को ईशानी ने लगभग तोड़ दिया था, उसने ईशानी की तरफ देखकर रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पर ईशानी ने उसे इस तरह देखकर भी चुपचाप खड़ी रही। उसे तो पहले से ही इन सब से कोई मतलब नहीं था, पर उसकी दोस्त पर हाथ उठाकर इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी सजा उसने उसे दे दी थी। बाकी मोक्ष उसके क्या करता है इससे ईशानी को कोई मतलब नहीं था। वहीं बक सभी स्टाफ ये सब देख रहे थे। उन्हें आज से ये याद रखना होगा कि कभी भी अनजाने में भी वो इस लड़की को ऑफेंड ना कर दे। उन्हें तो ईशानी अपने डेविल बॉस की ही कार्बन कॉपी लग रही थी। थोड़ी देर बाद रिया की हालत भी दीप्ति जैसी हो गई थी। मोक्ष ने नमन की तरफ देख बोला, जब इनका जो जाए तो फायर कर देना। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी के हाथ को पकड़ा और उसे वहां से लेकर चला गया। नंदिनी भी दोनों के पीछे चली गई। वहीं उनके जाने के बाद बाकी स्टाफ गॉसिप करने लगे। कौन थी वो लड़की, तुमने देखा कितनी खूबसूरत थी वो। हाँ, वो तो इस धरती की लगती ही नहीं है, बिल्कुल पारी की तरह दिखती है। तभी एक एम्प्लॉय दीप्ति की तरफ देखकर बोला, देखो तो इसे बहुत रौब दिखाती थी ऑफिस में, देखो कैसी हालत हो गई है। हाँ सही कहा तुमने, भला जब बॉस के पास इतनी खूबसूरत लड़की है तो वो इसे क्यों चुनेंगे। ये तीनों भी दीप साथ देते हुए उसके साथ ही फंस गए। बेचारी बहुत तरफदारी करती फिरती थी, तीनों अब जॉब भी गया और ऊपर से ये उनके रिज्यूम में भी आड़ हो जाएगी। अब तो कोई अच्छी कंपनी इन्हें जॉब देने से रहा। समिता और टीना ये सब सुन रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, पर अब पछताने से क्या फ़ायदा। राजवंश कॉर्पोरेशन दुनिया टॉप 5 कंपनियों में से एक थी। यहाँ की सैलरी और बोनस किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर भी नहीं की जा सकती। अब तो वो बर्बाद होने वाले थे। वही दीप भी ये सब सुन रही थी। भले ही उसकी आंखें दर्द से बंद थी, पर वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। उसे कुछ एम्प्लॉयर्स की बातें सुनाई दे रही थी। उसे बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। उसे ईशानी के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी नफरत ईशानी के लिए बढ़ गई थी। अब तो उसे ईशानी से बस बदला लेने की चाह थी।
वही मोक्ष ईशानी को अपने ऑफिस में ले गया, उनके साथ नंदिनी भी थी। केबिन को चारों तरफ देखते हुए नंदिनी एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ जीजू, आपका केबिन तो बहुत सुंदर है, इशू की केबिन भी ऐसी ही है, आप दोनों का टेस्ट सच में मैच करता है। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने हल्की स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया। उसे बहुत अच्छा लगता था जब कोई उसे और उसकी बेबी डॉल की एक साथ नाम मिलाता। कुछ देर बात करने के बाद नंदिनी मोक्ष के साथ घुल मिल गई थी। उसने तो मोक्ष को अपना भाई मान लिया था। थोड़ी देर में उनका लंच भी आ गया। ठीक उसी वक्त कोई स्टाफ के पीछे दंदनाते हुए केबिन में घुस गया। ये कोई और नहीं तेजस था। वो स्टाफ के पीछे से ही खुशी से चिल्लाते हुए बोला, मोक्ष, मैं ये स्टाफ से क्या सुन रहा हूँ, ये बाहर थोड़ी देर पहले क्या चल रहा था? क्या तूने सच में गार्ड से कहकर उस चुड़ैल दीप्ति को पिटवाया? फिर स्टाफ के पीछे बाहर आकर फिर से बोला, तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने तो उस चुड़ैल दीप्ति को मार खाते हुए देख एंजॉय ही नहीं कर पाया। मेरा तो कब से दिलों तमन्ना थी कि उसे मार खाता हुआ देखूं। तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़ी जहां मोक्ष के साथ ईशानी भी बैठी हुई थी और दूसरे सोफे पर कोई लड़की बैठी हुई थी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए तेजस उसे देख नहीं पाया। जब वो मोक्ष के सामने गया तब उसकी नज़र नंदिनी पर गई तो वो बस नंदिनी को देखता रह गया। उसकी खूबसूरत आंखें, कंधे से नीचे तक आते बाल जिसे नंदिनी ने खुला छोड़ रखा था, उसकी गुलाबी होंठ, तेजस तो जैसे उसकी खूबसूरती में पूरी तरह डूब गया था। तभी उसके कानों में मोक्ष की तेज आवाज पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोक्ष के आवाज से तेजस अपने होश में आया और नंदिनी को देखते हुए खोए हुए ही बोला, अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो जिंदगी भर मुझे इस बात का पछतावा जिंदगी भर रहने वाला था। वही नंदिनी उसे ऐसे खुद को देखता पाकर अजीब नज़रों से तेजस को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है। फिर तेजस हड़बड़ाते हुए बोला, वो मैं तो ऐसे ही आ गया था, मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। इतना कहकर तेजस ने दांत दिखाते हुए सोफे पर बैठ गया। फिर जो स्टाफ खाना रख रहा था उसे देख बेशर्मी से बोला, अरे मेरे लिए भी प्लेट ले आओ, मैं भी यहीं लंच कर लूँगा। फिर ईशानी की तरफ देख बोला, भाभी, मेरा आपके साथ लंच करने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तेजस की बात सुनकर ईशानी अपना सिर ना में हिला दिया। वही मोक्ष का दिमाग खराब हो रहा था। उसने तो सोचा था आज अपनी बेबी डॉल के साथ अकेले टाइम बताएगा, पर ईशानी के साथ नंदिनी आई थी जिस वजह से चुप था क्योंकि वो उसे नव्या की तरह लगी। पर अब तो ये तेजस भी आ गया यहाँ उसका दिमाग और खराब करने। मोक्ष ने ना में सिर हिला दिया, फिर प्यार से ईशानी की प्लेट में खाना सर्व करने लगा। वही तेजस तो बस नंदिनी को देखे जा रहा था जब तक स्टाफ उसके लिए एक और प्लेट नहीं लेकर आ गया। जैसे ही होश में आया तुरंत अपनी नज़र घुमा लिया, फिर मोक्ष और ईशानी को देखते हुए बोला, भाई ऐसे ये खूबसूरत लड़की कौन है? वही ईशानी जो कब से तेजस को नंदिनी को घूरता हुआ देख लिया था, उसने उसे देखकर बोला, ये मेरी दोस्त है नंदिनी। वैसे उसे तेजस से कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर वो नंदिनी को पसंद करता था है तो, क्योंकि उसे पता था मोक्ष के दोस्त है इसका मतलब, और मोक्ष ऐसे ही किसी को दोस्त नहीं बनाएंगे। और वो भी कुछ बार तेजस से मिलकर ये जान चुकी थी कि तेजस काफ़ी अच्छा लड़का है और उसे छोटी बहन की तरह ही मानते हैं, जिस वजह से वो नंदिनी को कहकर उन पर भरोसा कर सकती है। वहीं ईशानी की मुंह से नंदिनी की नाम सुनकर तेजस ने मन ही मन इस नाम को दोहराया, नंदिनी, मेरी नंदिनी कितनी प्यारी नेम है, जितनी प्यारी दिखती है नाम भी उतनी ही प्यारी है मेरी स्वीटी की। फिर आपने ख्यालों से बाहर आकर नंदिनी को देखते हुए आपने होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ नंदिनी की प्लेट में खुद ही खाना परोसने लगता है। अरे आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं खुद के सकती हूँ, नंदिनी उसे रोकते हुए बोली। उसकी बात सुनकर तेजस उसकी प्लेट में और भी खाना रखते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे मैं आपको खुद ही काम करने दे सकता हूँ, आप ईशानी भाभी की दोस्त है, हमारा भी कोई रिस्पॉन्स बनता है ना कि आपको अच्छे से ट्रीट करे। ऊपर से आप यहाँ पहली बार आए हैं तो इतना तो बनता है। इतना कहकर तेजस नंदिनी को एक बड़ी स्माइल के साथ देखते हुए मन ही मन बोला, जब मैं अपने मम्मी को बताऊंगा कि मैंने उनके लिए एक प्यारी सी बहू ढूंढ लिया है तो वो कितना खुश होंगी। ऐसे भी हर दिन मुझे यही बोलकर परेशान करते रहते हैं कि ना तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड ना ही किसी अच्छी लड़की को बहू बना रहा है। जब सब मेरी नंदिनी को देखेंगे तो जरूर जेलस फील करने लगेंगे, आखिर वो है ही इतनी क्यूट। इतना सोचकर उसके होंठों पर एक प्राउड भरी मुस्कान आ गई।
वहीं को तेजस को देख उसकी होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। लंच करने के बाद नंदिनी बोली, जीजू क्या मैं आपका पूरा ऑफिस देख सकती हूँ? उसकी बात सुनकर मोक्ष नंदिनी को देखकर बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी नमन को बुलाता हूँ, वो तुम्हें पूरा ऑफिस घुमा देगा। ये बोलते हुए उसकी तिरछी नजरें तेजस पर टिकी हुई थी, जिसका मुंह मोक्ष के बात सुनकर काला पड़ गया था। नंदिनी को नमन के साथ सोचकर उसका मुंह बन गया। फिर वो मोक्ष को देख बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं उन्हें पूरी ऑफिस ऐसी तरह से घुमा दूंगा। फिर नंदिनी की तरफ देख स्माइल करते हुए बोला, तो चले आपको मैं पूरा ऑफिस अच्छी तरह से घुमा दूंगा। ईशानी अच्छे से समझ पा रही थी कि मोक्ष क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी इस बात से। नंदिनी भी हाँ में सिर हिलाकर तेजस के साथ जाने के लिए उठ गई, तो तेजस खुश हो गया और नंदिनी के साथ चला गया। वही जैसे ही दोनों बाहर गए, मोक्ष ने ईशानी को खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। मोक्ष के अचानक खींचने से ईशानी सकपका गई, पर मोक्ष ने उसे संभालने का भी मौका दिया। बिना हंगरली उसे किस करने लगा। मोक्ष आज पहले से भी ज्यादा पैशनेट था। उसका एक हाथ ईशानी के कमर पर घूम रहे थे। ईशानी भी मोक्ष को रिस्पॉन्स देने लगी। ईशानी की हाथ भी मोक्ष के बलों में घूमने लगे। ईशानी की साथ पाकर तो मोक्ष और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। मोक्ष के जीभ ईशानी के मुंह के अंदर को एक्सप्लोर कर रहा था, तो कभी ईशानी की जीभ के साथ खेल रहा था। 25 मिनट के बाद जब मोक्ष को महसूस हुआ कि ईशानी सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने ईशानी को छोड़ दिया। तो ईशानी गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जिस वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जो मोक्ष के अंदर की आग को और भी ज्यादा भड़काने की काम कर रहा था। जब मोक्ष से और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो ईशानी की नेक और कालाबोन को किस और बाइट करने लगा। धीरे धीरे वो ईशानी की क्लीवेज पर किस और सक करने लगा। मोक्ष का कंट्रोल धीरे धीरे छूट रहा था। इस वक्त वो पूरी तरह से हार्ड हो गया था। खुद पर काबू कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मोक्ष हमेशा ऐसे ही अपनी बेबी डॉल के करीबी से अनकंट्रोल्ड हो जाता था। मोक्ष ने ईशानी को वहीं सोफे पर ही लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। फिर ईशानी को किस और बाइट करने लगा। वहीं मोक्ष के ऐसे वाइल्डली किस और बाइट से ईशानी की मुंह से सिसकारियां निकल रही थी, जिस वजह से मोक्ष और भी ज्यादा मदहोश हो रहा था। चैप्टर 67, मोक्ष और ईशानी की हॉट रोमांस। तेजस की ख्याली पुलाव। दोनों की गहरी सांसों की आवाजें पूरे केबिन में सुनाई दे रही थी। मोक्ष हंगरली ईशानी की गले और कालाबोन को किस और सक किए जा रहा था। मोक्ष का एक हाथ ईशानी की चेस्ट पर चल रहा था। वो ईशानी की उभारों को सेंशुअली तरीके से हल्के हल्के प्रेस कर रहा था, जिस वजह से ईशानी और भी ज्यादा बेचैन हो रही थी। मोक्ष अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ईशानी की सॉफ्ट बॉडी को महसूस करके मोक्ष पागल होने लगा था। वो ईशानी की बॉडी को सेंशुअली टच करते हुए फिर से उसके होठों पर आ गया। उसे ईशानी होंठ किसी चेरी जैसी मीठी लग रही थी। अगर उसका बस चलता तो वो ईशानी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता। उसने बिना किस ब्रेक किए झटके से ईशानी को अपने गोद में उठा लिया और उसे अपने गोद में उठाए हुए केबिन से अटैच रूम की तरफ ले गया। पहले तो ईशानी मोक्ष के ऐसे अचानक उठाने से चौंक गई थी। फिर उसने खुद को संभाल कर मोक्ष के कमर पर अपने दोनों पैर को लपेट लिया। मोक्ष ने ईशानी एक हाथ से होल्ड करके रूम का डोर ओपन किया और ईशानी को लेकर अंदर चला गया और ईशानी को बेड पर लिटा दिया। फिर खुद उसके ऊपर आ गया, पर अभी भी दोनों के होंठ एक दस से जुड़े हुए थे। मोक्ष के हाथ अभी भी ईशानी के उभारों को सहला रहे थे, तो कभी प्रेस कर रहे थे। मोक्ष ईशानी से थोड़ा दूर हुआ और ईशानी की उभारों को सहलाते हुए एक हाथ से अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा। ईशानी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, जिस वजह से ईशानी की चेस्ट भी ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे मोक्ष बड़े ही सेंशुअल तरीके से प्रेस कर रहा था। मोक्ष को अपने शर्ट के बटन खोलता देख पहले तो ईशानी हड़बड़ा गई, पर मोक्ष की ब्रॉड चेस्ट, 8 पैक एब्स, परफेक्ट बॉडी को देखकर तो जैसे ईशानी मोक्ष में ही कहीं खो गई। मोक्ष ने अपने शर्ट को नीचे फेंक दिया। फिर ईशानी देखना लगा जो शिद्दत से उसे घूरे जा रही थी। अपनी बेबी डॉल को खुद को ऐसे खोए हुए से अंदाज में देखते हुए देखकर मोक्ष की होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो ईशानी के कान के पास जाकर मदहोश भरी आवाज में बोला, यू वांना टच इट बेबी डॉल। वहीं ईशानी को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसने बेख्याली में ही हाँ में अपना सिर हिला दिया, तो मोक्ष की स्माइल और भी बड़ी हो गई। उसने ईशानी की हाथ को पकड़ा और अपने चेस्ट पर रख दिया।
ईशानी मोक्ष के चेस्ट और एब्स पर आपने हाथ फिराने लगी, उसकी टच को आपने बॉडी पर महसूस करके मोक्ष की आंखें बंद हो गई। ईशानी की सॉफ्ट हाथ मोक्ष को बेकाबू होने पर मजबूर कर रहे थे। तभी ईशानी को होश आया, उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, पर मोक्ष तो था सिर्फ उसका ही। उसने मोक्ष के चेहरे को देखा और उसके बंद आंखों को देख ईशानी एक शरारत सूझी। उसने मोक्ष के चेस्ट पर आपने होंठ रख दिए और उसके चेस्ट और एब्स पर हल्की हल्की किस करने लगी। ईशानी की होंठ को आपने चेस्ट पर महसूस करके मोक्ष ने अपनी आंखें खोल दी। ईशानी की सॉफ्ट होंठ उसके शरीर पर हरकतें कर रही थी, जिस वजह से मोक्ष मदहोश हो रहा था। मोक्ष ईशानी की बालों को सहलाने लगा। तभी ईशानी ने मोक्ष की तरफ देखकर शरारत से मोक्ष के चेस्ट पर जोर से बाइट कर लिया। ईशानी ने इतनी जोर से मोक्ष को बाइट किया था कि मोक्ष के सीने में वो बाइट मार्क बहुत गहरा दिखाई दे रहा था, जैसे अब उसमें से खून निकल आएगा। ईशानी तो बस मोक्ष को तोड़ सजा देना चाहती थी, क्योंकि मोक्ष में ऑफिस में आज दीप्ति और मोक्ष का नाम एक साथ सुनकर उसे तो जेलस फील हो रहा था। पर लगता है उसने कुछ ज़्यादा ही जोर से बाइट कर लिया, क्योंकि दांतों के निशान बहुत गहरा था, उसमें से अब तो थोड़ा खून भी आने लगा था, जिसे देखकर पता नहीं क्यों ईशानी को बहुत दर्द हुआ, उसकी आंखों से आंसू आ गए। ईशानी, जिसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो लोगों को हद से ज़्यादा टॉर्चर करती थी, जिसे दुनिया क्रूएल डेविल क्वीन की नाम से जानती थी, जिसे लोगों की दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज मोक्ष को खुद के दिए हुए छोटी सी चोट से उसकी दिल तड़प उठा। वही मोक्ष तो बस शांति से अपनी बेबी डॉल को देख रहा था, जैसे ईशानी की बाइट करने से उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। ईशानी अपनी आंसू भरी आंखों से मोक्ष को देखते हुए उस जगह को सहलाने लगी। वही ईशानी की आंसू भरी आंखें देख मोक्ष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर उसे इस बात की भी खुशी और सुकून थी कि उसकी बेबी डॉल, जिसे अंडरवर्ल्ड में सब बेरहम कहते हैं और जो बिजनेस की दुनिया में राज करती है, उसे उसकी इतनी छोटी सी चोट से भी इतना फर्क पड़ता है। उसने जब से अपनी बेबी डॉल से मिला था, उसने उसे स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ ही देखा था, पर उसने ईशानी की ऐसे आंसू भरी आंखों को नहीं देखा था। वो जानती थी उसकी बेबी डॉल अपनी ये साइड सिर्फ उसके सामने ही दिखा रही है। मोक्ष ईशानी की बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम रुक क्यों गई? ईशानी उसे देखकर बोली, इज दिस हर्टिंग? ईशानी की सवाल सुन और उसकी आंखों में आपने लिए केयर और कंसर्न देखकर मोक्ष मना करने ही वाला था, पर फिर कुछ सोचकर मन ही मन डेविल स्माइल करके आपने चेहरे पर झूठे दर्द का एक्सप्रेशन लाकर बोला, यस बेबी डॉल, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मोक्ष की एक्सप्रेशन देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। क्या सच में इतना दर्द हो रहा है? वो समझ गई थी मोक्ष ज़्यादा दर्द में होने का नाटक कर रहा है। फिर भी ईशानी बोली, ठीक है, मेडिसिन लगाने से ठीक हो जाएगा। तभी मोक्ष ईशानी की कान के पास जाकर मदहोश भरी आवाज में बोला, ये मेडिसिन से नहीं, तुम्हारी किस से ठीक होगा बेबी डॉल? उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसे घूर कर देखा, फिर उसे खुद दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, उठो, मुझे बताओ मेडिकल किट कहाँ है? पर मोक्ष का ईशानी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने ईशानी के ऊपर अपने पूरे वेट को डाल दिया और उसकी गर्दन के पास चूमते हुए उसके जान में धीरे से बोला, बिल्कुल नहीं बेबी डॉल, मुझे भी अब तुम्हें उसी तरह प्यार करना है जैसे थोड़ी देर पहले तुमने मुझे किया था। इतना कहकर मोक्ष ने एक झटके में ईशानी ब्लैक टॉप को उतार कर फेंक दिया। मोक्ष के इस एक्शन से तो ईशानी पहले हैरान हो गई, वो कुछ बोलती उससे पहले ही मोक्ष ने उसकी इनर बियर को भी एक झटके में उतार कर फेंक दिया, जो अब पहनने की लायक ही नहीं बची। ईशानी मोक्ष को हैरानी से देखते हुए आपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी, उसकी गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। आफ्टर ऑल ये पहली बार था जब वो किसी के सामने इस सिचुएशन में नेकेड किसी के सामने थी। मोक्ष से वो बहुत प्यार करती थी, पर फिर भी शर्म तो उसे आएगा ही ना। मोक्ष की नज़र ईशानी की उभारों पर थी, जिसे ईशानी अपने हाथों से ढकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मोक्ष ये देखकर थोड़ा हंसा, फिर ईशानी दोनों हाथ को पकड़कर उसके सिर के पीछे करके बोला, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश भी मत करना बेबी डॉल, क्योंकि ये सब मेरा है। तुम्हारी हर एक चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी रूह, तुम्हारा प्यार, हंसना, गुस्सा होना, रोना, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेबी डॉल। इतना कहकर मोक्ष ईशानी एक भी मौका दिए बिना उसकी क्लीवेज किस और शक करने लगा। ईशानी की अपर बॉडी इस वक्त पूरी तरह से मोक्ष के सामने थी और एलईडी लाइट में हीरे की तरह चमक रही थी, जैसे वो किसी खूबसूरत पेंटिंग से निकल कर आ गई हो। मोक्ष तो इस वक्त ईशानी देखकर पूरी तरह पागल हो चुका था।
मोक्ष ईशानी को देखते हुए उसकी क्लीवेज से होते हुए उसकी चेस्ट को अपने मुंह में भर लिया और वाइल्डली किस और शक करने लगा और दूसरे उभार को प्रेस करने लगा। ईशानी की मदहोश कर देने वाली सिसकियां मोक्ष के अंदर की गर्मी को और भी बढ़ाने का काम कर रही थी। ईशानी की हाथ मोक्ष के बालों में चल रहे थे। मोक्ष की हरकतें उसे आहे भरने पर मजबूर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ तेजस खुशी खुशी नंदिनी को हर फ्लो और डिपार्टमेंट में घुमा रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी इसी वक्त नंदिनी प्रोपोज कर दे। वो जानबूझकर नंदिनी को कैंटीन से लेकर एम्प्लॉयज तक सबके बारे में डिटेल्स में बता रहा था ताकि उसे नंदिनी के साथ और भी क्या टाइम बिताने मिले। वहीं नंदिनी भी तेजस की कंपनी को एंजॉय कर रही थी। तेजस का जॉली नेचर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी तेजस उसे देखते हुए बोला, आपके घर में कौन कौन है? आपके डैड का नाम क्या है? उसे फैमिली बैकग्राउंड कोई मतलब नहीं था, पर तेजस नंदिनी के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। आखिरकार उसके होने वाले ससुराल वाले जो है टीयर्स ऑफ जॉय। नंदिनी ने बिना कुछ सोचे बोली, दैनिक सहाय। ऐसे भी नंदिनी का छुपाने का कोई मतलब नहीं था। वो ईशानी और उसके जी के क्लोज था, इसका मतलब जरूर तेज एक बह ऐसी लड़के होंगे। तेजस इस नाम को सोचते हुए बोला, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी उसे याद उसने मोक्ष के घर में जैकी के मुंह से सुना था कि दैनिक सहाय ईशानी भाभी को अपनी बेटी मानते हैं और विश्वंभर जी उन्हें पोती मानते हैं। अब वो समझ गया ये नंदिनी पोती है। वो मन ही मन बोला, वाओ, इसका मतलब मैं प्रेसिडेंट के घर का दामाद बनने वाला हूँ। वो अपने ही मन में ख्याली पुलाव पकाने लगा। वही हॉस्पिटल में दीप्ति बेड पर बैठी हुई थी। उसके पास उसके मॉम, डैड, वीरेंद्र रहाणे और माया रहाणे बैठे हुए थे। माया ने रोते हुए बोली, आपने देखा उस मोक्ष ने हमारी बेटी की क्या हालत कर दिया है। रविंद्र भी इस वक्त बहुत गुस्से थे, उन्हें भी अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी दीप्ति, जिसका पूरा मुंह सुजा हुआ था और आंखें साइड में सूजकर काला पड़ गई थी, वो गुस्से और नफरत के साथ अपने डैड को देखकर बोली, डैड, ये सब उस दोकौड़ी की लड़की की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं डैड। चैप्टर 68 रोमांस, प्यार भरी बातें, शेयर्स। अपनी बेटी की बात सुनकर वीरेंद्र रहाणे और माया को भी गुस्सा आ रहा था। दीप्ति की मॉम गुस्से में अपने पति को देखकर बोली, आप पता करिए वो कौन है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं जिसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। अपनी बीवी की बात सुनकर वीरेंद्र ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब दीप्ति बोली, डैड आप जो भी करेंगे बट इस बारे में मोक्ष को पता नहीं चलना चाहिए। मोक्ष उस लड़की के पीछे पागल हो गया है डैड। वो मुझे एक नज़र देखता तक नहीं और आज तो उसने उसे बेकार दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझे अपने गार्ड से कहकर पिटवाया डैड। आप कुछ भी कीजिए डैड, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ डैड, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आपने तो कहा था राजवंश फैमिली मोक्ष और मेरी शादी जरूर कर देंगे, पर उन लोगों ने तो आपके बातों का मान भी नहीं रखा दादाजी के दोस्त के होने के नाते। मैं क्या करूँ डैड, मोक्ष ने तो मुझे ऑफिस से भी निकल दिया, अब मैं उसके आसपास कैसे रहूंगी। प्लीज़ डैड कुछ कीजिए, मुझे कैसे भी करके मोक्ष से शादी करना है। इतना कहकर दीप्ति रोने लगी। अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर वीरेंद्र जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसकी बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, रो मत बेटा, मोक्ष जरूर तेरा होगा। मैं फिर से राजवंश फैमिली से बात करने जाऊंगा, बस एक बार मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तुम डिस्चार्ज हो जाओ, हम फिर से मोक्ष के घर जाएंगे। और एक बात याद रखना, तुम्हें इस बार वहां सबको इम्प्रेस करना होगा, खास करके मोक्ष के दादा दादी को, क्योंकि मोक्ष चाहे कितना भी क्रूएल क्यों ना हो, वो अपने दादा दादी को कभी मना नहीं करेगा और तुम्हें मोक्ष की मोम को भी इम्प्रेस करना होगा। दीप्ति की मोम भी बोल, हाँ बेटा, तुम्हें मोक्ष के घर वालों को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। अगर वो सब तुमसे इम्प्रेस हो गए तो मोक्ष को अपने घर वालों की बात मानकर उस लड़की को छोड़कर तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। अपनी मोम डैड की बातें सुनकर दीप्ति भी चुप हो गई, क्योंकि उसे भी अपनी मोम डैड की बातें सही लग रही थी। अगर मोक्ष के घरवाले उसे पसंद करने लगे और मोक्ष को फोर्स करे उससे शादी करने के लिए, तो मोक्ष को उससे शादी करनी ही पड़ेगी। और शादी के बाद वो मोक्ष को अपनी खूबसूरती और हुस्न के जाल में इतना दीवाना बना देगी कि मोक्ष लड़की के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो।
पर उसे क्या पता कि मोक्ष की क्रूएलिटी तो उसने देखी ही नहीं। अगर मोक्ष की क्रूएलिटी देख ली तो ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के ऑफिस केबिन प्राइवेट रूम में मोक्ष और ईशानी अब भी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मोक्ष ईशानी की डेलिकेट ब्रेस्ट को किस, सक और बाइट किए जा रहा था, जिस वजह से ईशानी की ब्रेस्ट पूरी तरह से रेड हो गई थी और बाइट मार्क्स भी नजर आ रही थी। मोक्ष ईशानी की सीने पर खुद के दिए हुए निशान को देखकर सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराते हुए ईशानी को देखता है, जो उसे देखकर अपनी नजरें चुरा रही थीं। मोक्ष ने ईशानी के फेस को पकड़ अपने तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे पता नहीं था कि मेरी बेबी डॉल इतना शर्माती भी है। वैसे तुम्हारी इस शर्माते हुए लाल चेहरे को देखकर मुझे अभी तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लेने का मन कर रहा है। मैं तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने नमन से हमारी शादी की पेपर्स बनाने को बोल दिया है ताकि हम लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाए। ऐसे तो तुम पूरी तरह से मेरी हो और मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए किसी पेपर की या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई मेरी बेबी डॉल पर उंगली उठाए। उसकी बात सुनकर ईशानी बस स्माइल कर देती है। उसे मोक्ष शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो बस यही सोच रही थी कि आपने दादाजी, डैड, मोम, भाइयों इन सबको इस बारे में कैसे बताए। ईशानी को किसी सोच में खोया हुआ देखकर मोक्ष समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो ईशानी की गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम ज़्यादा मत सोचो बेबी डॉल। हम अभी सिर्फ कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर जब टाइम आएगा हम फिर से सबके सामने शादी करेंगे जहां सभी फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स होंगे। उसकी बात सुनकर ईशानी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे मोक्ष पर इसी वजह से और भी ज़्यादा प्यार आता था, क्योंकि उसकी बिना कहे ही मोक्ष उसकी सारी बातें समझ जाता था। वो मोक्ष को प्यार से देखते हुए मन ही मन यही सोच ही रही थी कि तभी उसकी हल्की सी चीख ही निकल गई, क्योंकि मोक्ष ने उसके सॉफ्ट इमेज चेस्ट पर अपने दांत गड़ा दिए थे और दूसरे उभार को अपने हाथों से प्रेस कर रहा था। ईशानी ने थोड़े नाराजगी से मोक्ष को देखा तो मोक्ष उसे देखकर उसकी एक उभार को मसलते हुए बेशर्मी भरी स्माइल करते हुए बोला, बेबी डॉल, ये कितने सॉफ्ट है, क्यों ना हम अभी आगे बढ़ जाए, ऐसे भी हमारी शादी तो कल होने ही वाली है। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर ईशानी थोड़े घुस में उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि अंडरवर्ल्ड किंग और बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह जिसे पूरी दुनिया डरती है वो इतने बेशर्म होंगे। मेरे ऊपर से उठो, मुझे जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम भी है। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष हंसते हुए ईशानी की गाल पर किस करते हुए बोला, बिल्कुल बेबी डॉल ने बहुत बेशर्म हूँ, पर मैं बेशर्म सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ बेबी, बाकी दुनिया के लिए तो मैं अभी भी वही पुराना क्रूएल डेविल हूँ, और ऐसे भी अगर मैं शर्म करूँगा तो फिर हमारे बच्चे कैसे होंगे। मोक्ष की ऐसी बेशर्म भरी बातें सुनकर ईशानी को शर्म आ रही थी, फिर भी उसने चेहरे पर शो नहीं किया और बोली, किसी और के लिए होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी बात सुनकर मोक्ष अंदर से और भी खुशी हो रही थी। वो हंसते हुए बोला, तो मेरी बेबी डॉल को जेलस फील हो रहा है। ईशानी इस बात को एडमिट करना तो नहीं चाहती थी, पर यही सच था कि उसे सच में मोक्ष के और दीप्ति की नाम भी एक साथ सुनकर जेलस फील हो रही थी। इसलिए वो कॉन्फिडेंट होकर बोली, हाँ तो हो रही हूँ मैं जेलस, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो माय डेविल किंग। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी बेबी डॉल उसे इतना प्यार करती है कि किसी और के बारे में सोचकर भी जेलस हो रही है। मोक्ष ईशानी गालों को सहलाते हुए बोला, बिल्कुल मेरी डॉल, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, वो भी 7 जन्म के लिए। थोड़ी देर और इसी तरह एक दूसरे के बाहों में सुकून से बात करने के बाद मोक्ष ने ईशानी को छोड़ा और उसे क्लोजेट में ले गया, जहां ईशानी के लिए मोक्ष ने बहुत सारे उसकी ज़रूरतों के हिसाब से क्लोथ्स, शूज और एक्सेसरीज अरेंज करवाया था, ताकि जब भी वो और ईशानी वहां टाइम बिताए तो ईशानी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ईशानी ने एक हाई नेक वाला ब्लैक टॉप पहन लिया और उसके ऊपर अपनी ओवरकोट पहन लिया। मोक्ष ने उसकी बाल को सही किया और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ बाहर की तरफ चले गए। वही तेजस और नंदिनी भी केबिन की तरफ ही आ रहे थे। तेजस तो बस नंदिनी को देखे जा रहा था। उसने नंदिनी से उसका नंबर ले लिया था, जिस वजह से वो बहुत खुश था कि अब तो वो कम से कम नंदिनी से फ़ोन पर बात कर पाएगा। तभी ईशानी और मोक्ष भी बाहर आ गए तो तेजस और नंदिनी भी उनके साथ लिफ्ट के तरफ चले गए। थोड़ी देर में प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए वो डायरेक्ट पार्किंग लॉट में आ गए।
ईशानी और नंदिनी के जाने के बाद दोनों फिर से ऊपर आ गए, पर तेजस का मुंह लटक गया था। फिर भी अब वो एटलीस्ट नंदिनी से बात तो कर सकता, उसे इस बात की खुशी थी। आधे घंटे बाद ईशानी और नंदिनी मेहरा मैंशन में पहुंच गए थे। हॉल में इस वक्त दर्शित और दादाजी को छोड़कर सभी बैठे हुए थे। जैसे ही ईशानी हॉल से होते हुए ऊपर अपनी रूम की तरफ जाने को हुई कि तभी पीछे से उसे सुकेत जी की आवाज़ सुनाई दिया, ईशानी रुको, हमें आपसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज़ सुन ईशानी रुक गई, वहीं नंदिनी भी रुक गई। ईशानी उन सब की तरफ मुड़कर बोली, क्या बात है मिस्टर मेहरा, आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी है? ईशानी की रूड अंदाज देखकर सुकेत जी ने गहरी सांस लिया, फिर बोले, देखो ईशानी, हमें पता है कि तुम हम सबसे गुस्सा हो क्योंकि हम सब ने तुम्हें नहीं अपनाया और प्यार नहीं दिया। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी ईशानी ने अपने हाथ की इशारों से उन्हें रोक दिया और बोली, मिस्टर मेहरा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप सब पर गुस्सा हूँ? उसकी बात सुनकर प्रिया को छोड़कर बाकी सबकी आंखों में चमक आ गई कि शायद अब धीरे धीरे ईशानी उन सबको माफ कर रही है। पर ईशानी की अगली बात सुनकर उन सबकी चमक गायब हो गई और आंखें नम हो गई, क्योंकि ईशानी ने सुकेत जी को देखकर बिना किसी भाव के बोली, गुस्सा उन पर होते हैं आपने होते, और मेरा आपसे, आपकी बीवी से या आपके बच्चों में से किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। फिर मन ही मन बोली, मुझे आप सबसे गुस्सा नहीं नफरत है, और इस नफरत की आग में तो आप सब भी जलोगे, क्योंकि ये नफरत आपकी प्यारी बेटी प्रिया की मौत से खत्म होगी। पर मौत से पहले उसको बहुत कुछ सहना बाकी है, तड़पना बाकी है, पूरी दुनिया के सामने जलील होना बाकी है। पिछले जन्म में जो दर्द मुझे मिला था उसको मैं सुध समेत लौटाऊंगा। तभी सुकेत जी फिर से ईशानी को देखकर सॉफ्ट आवाज में बोले, हम जानते हैं हमसे 4 साल पहले गलती हुई थी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम हमें अब अपना नहीं मानती हो, पर मेहरा फैमिली की बेटी होने की वजह से तुम्हारी बिजनेस में कुछ शेयर्स थी, पर वो शेयर्स 2 दिन बाद उसकी जन्मदिन पर उसके नाम हो जाएगी, क्योंकि उसकी राहुल से शादी होने वाली है, इसलिए कुछ शेयर गिफ्ट की तौर पर दें है। पर तुम इस घर की बेटी हो, इसलिए हमने डिसाइड किया है, प्रिया को जितनी शेयर दी जाएगी हम भी अपने नाम के शेयर जो दूसरे कंपनी है उससे उतनी ही शेयर आपके नाम कर देंगे। सभी घर वाले ईशानी की रिएक्शन देख रहे थे, पर ईशानी अब भी बिना किसी इमोशन के खड़ी थी। वही आपने डैड की बात सुनकर कि वो ईशानी को भी उतनी शेयर देने वाले हैं जितनी शेयर उसे मिलेगी, तो उसे गुस्सा आ रहा था। उसके डैड और सबको क्या ज़रूरत है ईशानी को शेयर देने की? तभी ईशानी ने सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, आपसे किसने कह दिया कि मुझे आपके उस बिजनेस में शेयर चाहिए? मुझे आपके उस 2 कौड़ी के शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं नंदिनी मन ही मन बोली, कितनी बेशर्म फैमिली है, एक तो ईशानी की सारे शेयर्स आपनी इस घटिया बेटी को दे दिया, और अब किसी छोटे ब्रांच के उतनी ही शेयर्स ईशानी के नाम करके ऐसे दिख रहे हैं जैसे इशू पर कितनी बड़ी एहसान कर रहे हैं। पर इन्हें ये पता नहीं ईशानी इनकी कंपनी जैसी 1000 कंपनियां चुटकियों में खरीद सकती है। चैप्टर 69, प्रिया की इंसल्ट, ईशानी की डेविल स्माइल, सबकी नाम आंखें। इस वक्त नंदिनी को ईशानी की इस सोक्लॉर्ड फैमिली पर गुस्सा और हंसी दोनों ही आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा ये सारी फैमिली इतनी ही बेवकूफ़ है क्या? क्या इन लोगों के दिमाग नाम का चीज़ नहीं है? जब इन्हें ईशानी की डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी पता है तो फिर भी ये लोग इशू को इतनी छोटी सी शेयर देने की बात कर भी कैसे सकते हैं, जो ईशानी के लिए धूल के बराबर भी नहीं है। वही ईशानी की इंसल्टिंग बातें सुनकर सबको थोड़ा बुरा लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया। वो तो ईशानी की हक उसे देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रिया को ईशानी के शेयर्स देने की वजह से कहीं ईशानी ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। भले ही वो अपने मेहरा कॉर्पोरेशन की शेयर्स ईशानी को नहीं दे रहे थे, फिर भी वो उसी कॉर्पोरेशन के एक ब्रांच की शेयर्स जो सुकेत जी के नाम पर है उनमें से 10% शेयर ईशानी को दे रहे थे, ताकि ईशानी की मन में गुस्सा ना बढ़े। पर ईशानी के लिए तो वो शेयर्स 2 कौड़ी की है। आरती जी को थोड़ा गुस्सा आया। जैसे ही वो कुछ कहने वाले थे तभी सुकेत जी ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। आरती जी अपने पति की तरफ देखा तो सुकेत जी इशारों में ही उन्हें शांत रहने को बोल रहे थे। उनके इशारा को समझकर आरती जी भी शांत हो गई। सुकेत जी ईशानी की तरफ देखकर बोले, देखो ईशानी, हमें पता है कि तुम हम सबसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो और गलती भी हमारी है, पर हम तुम्हें तुम्हारी हक दे रहे हैं। तुम मेहरा फैमिली की बेटी हो। भले ही हमें पता है कि तुम्हारे पास अब बहुत सारे पैसे हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, शायद ये शेयर्स तुम्हारे लिए बहुत कम है,
पर उस पर तुम्हारा हक है और हम सब चाहते हैं कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। सुकेत जी की बात सुनकर समीर, आरती जी और रिहान, अयान भी ईशानी की तरफ देखने लगे, पर वहीं प्रिया तो गुस्से से ईशानी को घूर रही थी और मन ही मन सोच रही थी ये कितनी अनफेयर है, ईशानी को शेयर्स क्यों मिलना चाहिए, जबकि ईशानी बचपन से उन सब के साथ नहीं रही, फिर भी घर वाले ईशानी को ये शेयर्स क्यों देना चाहते हैं। ईशानी से इतनी बार बेइज्जती होने के बाद भी प्रिया अभी तक सुधरी नहीं थी। वो अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए मासूम बनते हुए अच्छी बनने का नाटक करते हुए ईशानी को देखते हुए बोली, ईशानी तुम्हें डैड की बातें मान लेनी चाहिए, डैड ये सब तुम्हें बहुत प्यार से दे रहे हैं और इस पर तुम्हारी हक भी तो है। मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा और तुम शायद मुझसे नफरत भी करती होगी कि तुम्हारे नाम पर जो शेयर्स होने वाली थी वो सब डैड मुझे दे रहे हैं, पर तुम्हें तो पता है डैड, मोम और भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैं ये शेयर्स लेने से मना नहीं कर सकती। प्रिया अपनी बातों से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सभी उसे कितना प्यार करते हैं और ईशानी को कोई भी प्यार नहीं करता, इसलिए तो उसके नाम पर जो शेयर्स होने वाली थी वो सब उसे दे रहे हैं। पर ईशानी की एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं बदले। पिछले जन्म में भी प्रिया इसी तरह ट्रिक खेलकर हमेशा ईशानी को हट करती रहती थी और ईशानी सच में बहुत हट होती थी अपने माँ, पापा और भाइयों की बेरुखी से, पर अब उसे अपने उन सो कॉल्ड परिवार वालों से कोई मतलब नहीं था, तो भला उसे क्या ही फर्क पड़ता। वहीं प्रिया की बातें सुनकर समीर को भी अब प्रिया की इंटेंशन गलत लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया जानबूझकर ईशानी को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके परिवार वाले उसे प्यार करते हैं, ईशानी को नहीं, जिस वजह से समीर को प्रिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर प्रिया ऐसी ही बातें करती रही और ईशानी के सामने बोलती रही तो उसे डर था कि अब तक जो थोड़ी बहुत उम्मीद उनके मन में बची है कि शायद ईशानी उन्हें माफ़ कर दे और फिर से पहले जैसे सबको अपना ले। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर कि घरवाले सिर्फ उसे प्यार करते हैं, कहीं ईशानी सबसे और भी ज़्यादा नफरत ना करने लग जाए। वहीं सुकेत जी को भी कहीं कहीं ये महसूस हो रहा था कि प्रिया गलत बोल रही है, पर यह सच भी था कि वो प्रिया से बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें जब से अपनी गलती पता चली थी वो बहुत पछता रहे थे और ईशानी को भी वही प्यार देना चाहते थे, इसलिए इस वक्त उन्हें भी प्रिया की बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लग रहा था कहीं ये सब सुनकर ईशानी को सब पर और भी ज़्यादा गुस्सा ना आ जाए और ईशानी उन सब से और ज़्यादा दूर ना हो जाए। आरती जी भी प्रिया को बोलकर रोकना चाहती थी, पर प्रिया की सारी बातें झूठ भी नहीं थी। सच में पहले उन्होंने ईशानी के बारे में बिना सोचे ही प्रिया को शेयर्स देने का फैसला किया था, क्योंकि उस वक्त वो सब प्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जब तक ईशानी घर छोड़कर नहीं और उन्हें अपनी गलती का रियलाइज नहीं हुआ। ईशानी को शेयर्स देने के बारे में तो उन्हें कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, जिसे सोचकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि उनकी खुद की बेटी होकर भी उन्होंने प्रिया के बाद ईशानी को चुना। तभी ईशानी की खतरनाक हंसी पूरे हॉल में सुनाई दिया। मिस प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वो एक पैसे के बराबर शेयर्स चाहिए जो तुम्हें दिया जा रहा है? ना तो मैं तुम्हारी तरह भिखारी हूँ कि मुझे दूसरों से दिया भीख चाहिए, और ना ही मैं तुम्हारी तरह डस्टबिन हूँ जो कोई भी किसी भी कचरे को मुझे दे और मैं अपने पास रख लो। वो क्या ना, मेरी भी एक स्टैंडर्ड है, इसलिए मुझे ये शेयर्स के नाम पर कचरे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम बिल्कुल डस्टबिन जैसी हो जो सिर्फ कचरे के लिए ही बनी हो। वहीं ईशानी को ऐसे डेविल की तरह हंसते हुए और डस्टबिन कहकर अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर प्रिया गुस्से के मारे कांप रही थी। उसका मुंह काला पड़ गया था। हर बार ईशानी उसकी बेइज्जती करती थी, पर वो चाहकर भी उसे सबक नहीं सिखा पा रही थी। उसकी आंखों से गुस्सा और बेइज्जती के कारण आंसू बहने लगे। वो अपने फैमिली की तरफ देखकर बोली, मोम, डैड, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो ईशानी मुझे ऐसी बातें बोल रही है और मेरी बेइज्जती कर रही है? मैं तो बस उसे समझा रही थी। इतना कहकर वो रोने लगी। वहीं प्रिया को ऐसे रोते देख समीर को छोड़ सबको थोड़ा बुरा तो लगा, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रिहान और अयान ईशानी को छह कर भी कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि पिछली बार भी उन दोनों ने प्रिया की साइड लिया था। अब वो नहीं चाहते थे कि ईशानी उनसे फिर से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाए, खास करके रिहान, क्योंकि आपने पिछले गलतियों की वजह से वो अब भी पछता रहा था। आरती जी प्रिया के पास आए तो प्रिया उनके गले लग गई और रोने लगी। आज तो सच में उसे रोना आ रहा था। पहले कभी उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं हुई थी। जब पहले ईशानी इस घर में आई थी तब वो ही थी जो ईशानी को बेइज्जत करती थी और ईशानी हमेशा ऐसी रोती थी।
पर अब ईशानी के आने के बाद ईशानी बदल गई थी। अब तो उसे ईशानी की बेइज्जती करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, उल्टा उसकी ही बार बार सबके सामने बेइज्जती हो रही थी। उसे ईशानी से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी इस वक्त। आरती जी प्रिया को शांत करने की कोशिश करते हुए ईशानी की तरफ देख बोली, ईशानी तुम प्रिया से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तो तुम्हें बस समझा रही थी और तुम उसकी इस तरह से बेइज्जती क्यों कर रही हो? वो भी तो तुम्हारी बहन है। उनकी बात सुनकर ईशानी अपनी कोल्ड नज़रों से उन्हें घूरते हुए बोली, मिसेस आरती मेहरा, जब मैं आप सबको ही अपनी फैमिली नहीं मानती तो फिर आपकी ये कचरा जैसी बेटी मेरी बहन कैसे हो गई? और इसकी औकात भी है क्या मेरी बहन बनने की? और क्या कहा आपने मुझसे बात कर रही थी? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि आपकी ये सो कॉल्ड बेटी मुझसे बात ही क्यों कर रही थी? मैंने तो उसे क्लियरली मुझसे बात करने से मना किया था। क्या आपकी मोम की गुड़िया को भूलने की बीमारी है? अगर है तो फिर आपको अपनी प्यारी बेटी को घर पे नहीं हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए। जितना मुझे लगता है इसकी दिमाग भी कमज़ोर है, कहीं आपकी मोम की गुड़िया पागल ना हो जाए। उसकी बात सुनकर अब आरती जी को ईशानी पर थोड़ा गुस्सा आने लगा। भले ही अब वो ईशानी से प्यार करते थे, पर प्रिया को भी उन्होंने बचपन से पाला था, जिस वजह से प्रिया के लिए ईशानी की कड़वे शब्द उन्हें बुरा लग रहा था। पर वो ये भुलाए थे कि उन लोगों ने तो ईशानी को इससे भी ज़्यादा कड़वे शब्द बोले थे। आरती जी ईशानी को देख बोली, ठीक है, अगर तुम्हें ये शेयर्स नहीं चाहिए तो हम तुम्हें ये लेने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, पर 2 दिन बाद प्रिया की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम पार्टी ज्वाइन कर सकती हो ताकि तुम भी सबसे मिल सके और मेहमान से भी तुम्हारे डैड तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इस बात से ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसकी चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई थी। वो कुछ सोचते हुए सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिसेस आरती मेहरा, जितना मुझे याद आपकी प्यारी बेटी की बर्थडे पर तो आप मुझे आने से मना करती थी ताकि आपको, आपकी फैमिली को और आपकी सो कॉल्ड कचरा बेटी को मेरी वजह से एम्बेरस ना होना पड़े, तो फिर आज ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है कि मुझे आप सब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो भी आपकी कचरा बेटी की फालतू बर्थडे पार्टी में? और आप सब मुझे क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं? लेट मी गैस। फिर कुछ सोचने के एक्टिंग करते हुए तिरछी स्माइल करके बोली, ओहो आई गैस आप सबको ये बोलकर मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं कि मैं आप सबकी गोद ली हुई बेटी हूँ, राइट? इतना कहकर वो चुप हो गई। वही दादी माँ चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उन्हें अपनी पोती के दर्द के बारे में सब कुछ पता था, जिस वजह से उन्हें ईशानी की सबको इंसल्ट करना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वही सभी घर वालों की नज़रें शर्म से झुक गई थी। सबको याद आ रहा था कैसे उन सब ने जब ईशानी पहले इस घर में आई थी तो सबको बोला था कि ईशानी सिर्फ उनकी गोद ली हुई बेटी है, ताकि प्रिया को बुरा ना लगे और उसे दर्द ना हो। पर उन लोगों ने इस वजह से ईशानी को कितना दर्द दिया था इसकी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था। अब तो सबकी आंखें नम हो गई। वहीं आरती जी को अब बहुत पछतावा हो रहा था। ईशानी की बातें उनके दिल में खंजर की तरह बार कर रही थी। ये सच था कि उन्होंने प्रिया की बर्थडे पार्टी में ईशानी को आने से मना किया था ताकि प्रिया की मूड ईशानी को देखकर अपसेट ना हो जाए, पर इन सब में उन्होंने अपनी खुद की बेटी को इतना दर्द दे दिया कि अब वो उनसे नफरत करती है। आरती जी अब ईशानी से माफ़ी मांगना चाहते थे, पर इससे पहले ही ईशानी वहां से ऊपर चली गई। उसे और उन सब का नाटक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईशानी के जाने के बाद जब नंदिनी जाने को हुई तभी सुकेत जी नंदिनी को रोकते हुए बोले, बेटा ज़रा रुकिए। उनकी बात सुनकर नंदिनी रुक गई। वो उन सबको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर थे तो वो बड़े ही, अगर बिना सुने चली गई तो ये उनका अपमान होगा, ये सोचकर वो रुक गई। नंदिनी को देखकर सुकेत जी बोले, बेटा हम जानते हैं ईशानी हमसे गुस्सा है और शायद नफरत भी करती है, पर हम चाहते हैं कि वो इस पार्टी में आए और सबसे घुले मिले। हम उसे सबसे अपनी बेटी कहकर इंट्रोड्यूस करने वाले थे, पर वो बिना कुछ सुने ही चली गई। तो क्या आप उनसे बात कर सकती है और उन्हें पार्टी में आने के लिए कन्विंस कर सकती है? आपने डैड की बात सुनकर कि वो ईशानी को अपनी बेटी और मेहरा फैमिली के प्रिंसेस की तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो उनकी प्रिंसेस है ना कि वो ईशानी, तो फिर वो उसे क्यों सबसे मिलवाना चाहते हैं? अगर सबको पता चल गया कि ईशानी इस घर की असली प्रिंसेस है और वो सिर्फ गोद ली हुई जो हॉस्पिटल में बदल गई थी, तो उसका क्या हुआ? कोई भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। उसकी स्टेटस और घमंड एक पल में चकनाचूर हो जाएगी। वही सुकेत जी के साथ आरती जी और तीनों भाई भी नंदिनी को अपनी आंखों में उम्मीद लिए देख रहे थे। पर नंदिनी उन सब की उम्मीद को तोड़ते हुए बोली,
सॉरी अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद आप भूल गए हैं कि उसी दिन इशू की भी बर्थडे है, इसलिए सारे फैमिली, दादाजी, डैड, मोम और सारे भाई मिलकर हर साल उसकी जन्मदिन पर इशू के लिए महापूजा रखवाते हैं जहां हर कोई होता है। और मुझे नहीं लगता मेरी इशू को आपकी घटिया सो कॉल्ड बेटी की बर्थडे पार्टी अटेंड करना इतना ज़रूरी है कि वो अपने ही जन्मदिन की पूजा और पार्टी में शामिल ना होकर आपकी पार्टी में आए। इतना कहकर नंदिनी ने एक बार घिन और नफरत से उन सब की तरफ देख और चली गई। चैप्टर 70 प्रिया की बार बार इंसल्ट, दर्शित का फैसला। नंदिनी को तो अब ईशानी की इस सो कॉल्ड घर वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों ईशानी इन सब से इतनी ज्यादा नफरत करती है। ये सब है ही ईशानी की नफरत के लायक। भला कौन ऐसी फैमिली होगी जो अपने खुद की बेटी की बर्थडे को भूलकर सिर्फ अपनी दूसरी बेटी की बर्थडेट को याद रखते होंगे। ऐसी फैमिली होने से अच्छा तो बिल्कुल फैमिली ही ना हो। नंदिनी के जाने के बाद दादी माँ उन सबको देखकर बोली, तुम सबको अपनी खुद की बेटी और बहन का जन्मदिन याद नहीं, पर तुम लोग बेशर्मी की तरह उसकी जन्मदिन पर अपनी इस हॉस्पिटल से उठाई बेटी के लिए पार्टी दे रहे हो और ये भी उम्मीद कर रहे हो कि ईशानी वहां आए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो। मुझे तो लगता है हमने ईशानी को यहाँ बुलाकर गलती कर दिया है, बल्कि हमें तो इस घर से चले जाने चाहिए था और अपने पोती के साथ रहना चाहिए था। तुम जैसे माँ बाप भाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची को। उसे बहुत लोग हैं जो उसकी केयर करते हैं और उसे प्यार करते हैं। और हाँ, हम भी अपनी पोती की जन्मदिन की महापूजा में जाने वाले हैं। ऐसे भी 4 सालों से हम उसके जन्मदिन पर चाहकर भी उसकी पूजा में दिल्ली नहीं जा पाते थे। इसलिए अपनी इस गोद ली हुई बेटी की बर्थडे तुम लोग ही मनाओ, हम हमारे पोती के साथ रहने वाले हैं। दादी माँ की बात सुनकर प्रिया को अपनी इंसल्ट फील हो रहा था। वो रोते हुए बोली, दादी माँ आप ऐसा कैसे कह सकती है, मैं भी तो आपकी पोती हूँ ना। उसकी बात सुनकर दादी माँ गैस से उसे देखकर बोली, आपने ये झूठे मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाना। मैं इन सब के तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी इस झूठे आंसू में बह जाऊंगी। और क्या कहा पोती? मेरी सिर्फ एक ही पोती है, मेरी ईशानी। तुम मेरी कोई पोती नहीं हो और ही मैं तुम्हें अपनी पोती मानती। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज मेरी पोती इसी हो गई है। सिर्फ तुम्हारी इस नाटक की वजह से किसी ने भी मेरी ईशानी को प्यार नहीं दिया जो सिर्फ उसके हिस्से का था। वो इस घर की रियल बेटी और मेरी पोती है। तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की झूठ की वजह से मेरी फुल जैसी पोती को क्या क्या नहीं सहना पड़ा जितना उसे दर्द हुआ है ना। अगर तुम इस घर में बचपन से नहीं रहती और मेरे ये बेवकूफ़ बेटे, बहू और पोते तुझ जैसी झूठी घटिया लड़की को नहीं बचाते तो हम तुम्हें उससे 2 गुना ज़्यादा दर्द देते। उनकी इतने गुस्से भरी आवाज़ और प्रिया के लिए इतनी नफरत देखकर घर वाले सुन रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सच में अगर उस वक्त उन लोगों ने प्रिया की बचाव नहीं किया होता तो ज़रूर उसके दादा दादी प्रिया को उस वक्त बहुत कड़ी पनिशमेंट देते। तभी आरती, जिन्हें प्रिया को रोता देख बुरा लग रहा था, वो दादी माँ को रोकते हुए बोली, माँ आप प्रिया को क्यों दोष दे रहे हैं और आप उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ प्रिया ने अपनी दोस्त पर भरोसा कर उस वक्त ईशानी ब्लेम करके गलत किया था, पर इसमें गलत हमारी भी थी और प्रिया की इस घर में ईशानी के बदले हॉस्पिटल से आना ये भी प्रिया की नहीं हमारी गलती थी। हम मानते हैं जब ईशानी इस घर में आए तब हमने किसी ने भी उसे प्यार नहीं दिया और हर बार उसे गलत समझा और उसे जेल भेजना भी हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पर हम सब ईशानी से अपनी हर गलती की माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, पर वो तो हम सब की तरफ देखती भी नहीं है। इतना कहकर आरती जी रोने लगी, पर उनकी रोने का असर दादी माँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। वो उनसे अपनी मुंह फेरते हुए बोली, जब वो आप सबके प्यार के लिए तरसती थी तब तो आप सबने उसे नज़र देखा तक नहीं, और अब वो भी तुम सबको अपना नहीं मानती तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे मुझे तो ये कहने पर भी शर्म आती है कि मेरी आप लोगों के जैसा परिवार है जहां मेरा बेट और बहू अपनी खुद की बेटी को छोड़कर उसे दर्द देकर किसी और की कचरे को अपने बेटी बनाकर प्यार दे रहे हैं। और मेरे पोते भी तो ऐसे ही है जो अपनी खुद की बहन को छोड़कर कचरे को किसी और को बहन मानकर सिर पर उठाए घूम रहे हैं। इतना कहकर दादी माँ ने एक नज़र सबको देख फिर अपने रूम में चली गई। वहीं नंदिनी की बात सुनकर तो सब शौक में थे और अब दादी माँ की बात सुनकर तो उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वो सब भूल कैसे गए कि ईशानी की भी उसी दिन जन्मदिन है जिस दिन प्रिया की है। आखिरकार वो यही दिन तो था जिस दिन प्रिया और ईशानी जन्म के बाद बदल गए थे। सबसे जय तो आरती जी रो रही थी।
उन्हें अपनी गलती का पछतावा तो था, पर उन्हें समा नहीं आ रहा था वो क्या करे। दादी माँ को प्रिया की इंसल्ट करता देख उन्हें अच्छा नहीं लगा था, जिस वजह से उन्होंने दादी के सामने प्रिया की साइड लिया था। पर जब उन्हें याद आया कि पास्ट में उन सब ने ईशानी के साथ कैसा व्यवहार किया था, तो उन्हें के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि एक माँ होकर उन्होंने उस वक्त अपनी की बेटी ईशानी के साथ इतना गलत कैसे कर दिया। वहीं बक सबको तो अब भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो सब कैसे इस बात को भूल गए कि प्रिया के साथ साथ उनकी खुद की बेटी की भी 2 दिन बाद जन्मदिन है। इसमें कुछ गलत नहीं। अगर ईशानी इस बात को लेकर उन लोगों से नफरत करती हो तो वो लोग कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उसके ही बर्थडे के दिन वो लोग सिर्फ प्रिया की बर्थडे मनाए और पार्टी दे और ईशानी वहां उसे बधाई देने आए। सबकी आंखों में नमी आ गई थी। वहीं दर्शित अभी अंदर आया था, उसने भी नंदिनी की कही हुई बातें और दादी माँ की सारी बातों को सुन लिया था। वो उन सबके पास आकर बोला, हम सबको उसकी बर्थ डेट भी याद नहीं और हम सब चाहते हैं कि वो हम सबसे पहले जैसे बात करे, ये तो मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर सब दर्शित की तरफ देखने लगे। उन सब की आंखें भी नम हो गई थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उन लोगों ने कितनी गलतियां किया है। क्या हम सब ने कभी भी प्रिया को छोड़कर एक बार भी ईशानी के बारे में सोचा था, जो कि इस घर की असली प्रिंसेस थी? क्या हम सब ने उसे थोड़ा सा भी प्यार दिया, जबकि हम सब की प्यार केयर पर सिर्फ उसका हक था, प्रिया की नहीं। हम सब ने सिर्फ प्यार प्रोटेक्शन केयर ही नहीं बल्कि ईशानी की हक की प्रॉपर्टी भी प्रिया को देने जा रहे हैं, जिस पर सच में प्रिया की कोई भी अधिकार ना ही पहले था ना ही अब है। फिर भी आप सब ईशानी से आप सबको माफ़ करने की और पहले जैस होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दर्शित की बात सुनकर सबकी दिल में दर्द हुआ, क्योंकि दर्शित की बातें बिल्कुल सच था। पर वहीं प्रिया तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। पहले ईशानी ने उसे इंसल्ट किया, फिर दादी माँ भी उसकी इंसल्ट करके चली गई। अब तो उसके भाई भी उसके खिलाफ है और बोल रहा है कि उसे जो भी मिला है उस सब पर ईशानी का हक है। क्या वो अब उसे अपनी बहन नहीं मानते? आखिर उसके भाई उसे ऐसे कैसे कह सकते हैं, जिन्हें पहले उसकी फीलिंग्स इतनी परवाह थी अब क्यों नहीं है? जब उसे हम सब की प्यार की ज़रूरत थी तब हम सब ने उसे बार बार हर्ट किया। अब तो वो हमसे इतना दूर हो गई है कि हमें देखना तक नहीं चाहती। क्या आपको याद है जब वो यहाँ थी तब उन सालों में प्रिया की बर्थडे 2 साल मनाया गया था और वो 2 बार ईशानी की भी बर्थडे थी। ज़रा सोचिए उस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी जब उसके खुद के माँ बाप भाई को तो याद भी नहीं होता था कि उसकी भी बर्थडे है। उसे कितना बुरा लग रहा होगा जब वो अपनी ही फैमिली को किसी और के लिए प्यार से बर्थडे पार्टी रखते हुए और उसके लिए प्यार से गिफ्ट लाते हुए देखती होगी, जबकि बर्थडे तो उसकी भी होती थी ना प्रिया के साथ। वो दिल ही दिल में कितनी रो रही होगी। उसे भी हम सबकी प्यार छह होगी। उस वक्त वो भी चाहती होगा कि हम सब भी उसकी बर्थडे मनाए, उसे प्यार से गिफ्ट दे। पर हम सबको तो प्रिया की खुशी के आगे कभी उसकी दुख और दर्द दिखा ही नहीं। फिर भी वो खुशी खुशी प्रिया को विश करती थी। और यही सबसे बड़ी प्रूफ है कि मेरी बहन उस वक्त कितनी मासूम थी, जो खुद की दर्द में भी दूसरों को खुशियां देती थी, जिसे हम सब ने मिलकर आज ऐसा पत्थर दिल बना दिया है। उसके अंदर अब हम में से किसी के लिए भी नफरत के सिवा कोई इमोशन बची ही नहीं है। हम सब ने मिलकर उसकी खुशी और उसकी बचपने को छीना है। फिर अपनी माँ की तरफ देख कर बोला, दादी माँ ने बिल्कुल सही बोला, हम सब ईशानी के माँ बाप और भाई कहलाने की लायक ही नहीं है। आप सब जानत है कि ईशानी अब हम सब से नफरत करती है। फिर भी आप सब ने फिर से उसे गुस्सा दिलाया। आप सब ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि उसकी सारी शेयर्स आप प्रिया को दे देंगे। पर आपने कभी सोचा था क्या कि ईशानी को भला उस छोटे से ब्रांच कंपनी की इतनी कम शेयर की क्या ज़रूरत होगी, जबकि उसकी खुद की ही इनकम इतना ज़्यादा है कि हमारी कंपनी की टर्नओवर भी कम पड़ जाए। ऐसा करके आपने क्या सोचा कि आप ईशानी की घुस और नफरत कम कर देंगे? नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है अब ईशानी हम सबसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी होगी। दर्शित की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। उन्हें अब दर्शित बातें सही लग रही थी। सुकेत जी बहुत नीरस और दुखी हो गए। उन्होंने तो ये सब इसलिए किया ताकि ईशानी इस बात का बुरा ना लगे कि उन्होंने उसकी शेयर को प्रिया को दे दिया। इसलिए तो उन्होंने उस दूसरी ब्रांच शेयर को ईशानी के नाम करने का फैसला किया था, ताकि ईशानी ये ना लगे कि वो प्रिया को ईशानी से ज़्यादा फेवर करते हैं। पर लगता है ऐसा करके उन्होंने बहुत बात गलती कर दी है। उनकी बेटी उन्हें माफ़ करने की जगह और भी नफरत करने लगेगी। समीर भी वही सोच रहा था कि उन सबसे बहुत बड़ी गलत हो गई। क्या ईशानी अब आगे उनकी बात कभी सुनेगी भी? तभी दर्शित सबको देखकर बोला,
मैं भी इस बार प्रिया की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। ऐसे भी प्रिया को आज तक ईशानी सारी खुशियां और प्रिविलेज मिला है। इस बार मैं अपनी की बहन की बर्थडे पूजा और पार्टी उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि वो मुझे वहां पूजा और पार्टी में आने, अगर नहीं आने देगी तो भी मैं अपनी बहन का इंतजार बाहर खड़े होकर कर लूंगी। आज से मैं हर साल सिर्फ अपनी बहन की बर्थडे ही मनाऊंगा, प्रिया की नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं बाकी सब उसके बातें सुनकर फ्रिज हो गए थे। वहीं प्रिया की पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी।